हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। वेलकम बैक। तो क्या हाल चाल। होमवर्क होमवर्क बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। बढ़िया से पढ़ाई किया करो स्टूडेंट्स, एकदम भी ढील ना डाला करो। और तो देखो, बढ़िया से सारे के सारे सब्जेक्ट अपने बराबर लेके चलो। और स्टूडेंट्स, इन केस कोई भी दिक्कत हो तो मेरे से ज़रूर पूछ लिया करो। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर ऑल द डाउट्स एंड ऑल द थिंग्स, है ना। तो बिल्कुल भी ऐसी टेंशन ना लिया करो कि ज़्यादा डाउट पूछ रहे हैं या कम पूछ रहे हैं। इनफैक्ट जो डाउट बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है ना, जो जो मैं इवन जब मैं पूछता हूँ कि समझ आया कि नहीं आया, तो भी कई बार क्या होता है कि बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। वो बोलते नहीं है कि हाँ सर आ गया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये बड़ी थोड़ी दुविधाजनक बात है, क्योंकि फिर मुझे पता नहीं चल पाता है ना। जब मुझे पता ही नहीं चलेगा आपका स्टेट क्या है, कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, तो फिर हम उसको प्रोसीड कैसे करेंगे फर्दर, है ना। तो अपन उलझ जाएंगे, मैं बहुत आगे सपोज करो चला गया, आप लोग पीछे ही रह जाओ। तो क्या करना है, अपने को बराबर पेसिंग लेके चलनी है। तो आप लोग जो भी है, जो भी क्लास के डाउट्स हैं उसको एक या दो या तीन मैक्सिमम, उसके 3 क्लास तक निपटा लिया करो, है ना। 2 दिन रिवीजन का ले लो और होमवर्क का ले लो, ठीक है। थर्ड डे तक उसको अच्छे से निपटा लिया करो। नहीं तो बाकी जो डाउट्स हैं इन केस जो हम ऐप पे पूछते हैं, वो आप वीकेंड के टाइम पे पूछ लिया करो। और जो हमें क्लासेस के दौरान का डाउट होगा वो हम तभी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखो स्टूडेंट्स, बराबरी से अपन पढ़ाई करेंगे। नहीं तो ऐसे तो मज़ा ही नहीं आएगा स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ नहीं आया तो फ़ायदा क्या है इतनी बड़ी क्लास करने का, ठीक है। तो देखो क्या है, फिर चलो फिर अपन क्या करेंगे, साथ में चलेंगे। और आप लोग भी साथ में रिवाइज करो। कोई भी दिक्कत हो ज़रूर पूछो, ठीक है। तो देखो, वहीं अपन अपना पुराना परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, वहीं से शुरू कर रहे हैं। कहाँ तक पहुँच गए थे। परमुटेशन ऑफ एन सिमिलर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि बता चुका हूँ मैं आपको, है ना। ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट बता चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन भी करा दिए हैं मैंने। उससे रिलेटेड नहीं कराए हैं स्टूडेंट, आई नो। बट मैंने आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए हैं। एंड आई होप अब आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सीन क्लियर हो रहा होगा कि कैसे होता है काम, कैसे लॉजिक लगाते हैं, कैसे सोचा जाता है, ठीक। तो इस पूरे चैप्टर में काम ही यही है, लॉजिक लॉजिक लगा लगा के क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। लॉजिक बढ़िया से डेवलप करना है क्वेश्चन लगाने का, और उससे फर्दर प्रोसीड करना है, ठीक। अब देखो आगे बढ़ते हैं इसी अपनी जो उसमें है। और आज अपन क्या देखेंगे, कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे स्टूडेंट। कॉम्बिनेशन क्या होता है स्टूडेंट, अपने जो चैप्टर का दूसरा टॉपिक आ चुका है, जो दूसरा मेजर टॉपिक है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे ना, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो, फर्क समझ रहे हो। बस सिलेक्शन मतलब कि सपोज करो कि बहुत सारे कुछ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, है ना। बॉल रखी हुई है सपोज करो अलग अलग कलर की। सपोज करो तुम्हें 2 बॉल उठानी थी, तो बस 2 बॉल उठानी है। यही कॉम्बिनेशन है, यही सिलेक्शन है। उसमें अरेंजमेंट नहीं है कि पहले हाथ में राइट तरफ ग्रीन होना चाहिए, लेफ्ट तरफ वो होना चाहिए, रेड होना चाहिए। ऐसा कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, नेचर नहीं है अपना, ठीक है। अपने को बस सिलेक्शन करना है और उसी से फर्दर प्रोसीड करना है, ठीक। तो जैसे अपन ने परमुटेशन का एग्जांपल लिखा था, ऐसे कॉम्बिनेशन का देखते हैं। कि अगर सपोज करो 4 नंबर्स हैं, इसमें से तुम्हें 2 एक बार में उठाने हैं और इनको कॉम्बिनेशन बनाना है, इनका सिलेक्शन करना है अब बस। तो बस दो दो को एक एक बार में उठा लो। अब तुम्हें ना 7 6 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 7 लिख दिया ना बहुत है। एक सिलेक्शन हो गया, 2 नंबर आ गए अपने पास। अब और फर्दर इसमें 7 6 अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये फर्क आ जाता है कॉम्बिनेशन में। तो देखो कि ये क्या हो गया, ये हो गया 6 7 हो गया। ऐसे ही देखो 6 और 8 उठा सकते हो, 6 और 9 उठा सकते हो, ऐसे 7 8 उठा सकते हो, 7 9 उठा सकते हो, ऐसे 8 9 उठा सकते हो। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन जाते हैं स्टूडेंट, 6, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे अरेंजमेंट का कोई लेना देना नहीं है। जो भी बात होगी बस सिलेक्शन के थ्रू होगी, ठीक है। अब देखो, अब आती है बात स्टूडेंट्स की कॉम्बिनेशन की, जो ये होता है नोटिफाई कैसे करते हैं इसको, एनसीआर से करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो कि जैसे इसमें 4 ऑब्जेक्ट्स थे, 4 मतलब एलिमेंट्स थे, जिसमें से 2 उठाने थे एक बार में, है ना। तो ऐसे ही सपोज करो n ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसमें r एट ए टाइम तुम्हें मतलब सिलेक्शन करने हैं r के। तो क्या कैसे डिनोट करोगे, जैसे हम उसको npr लिखते थे, इसको लिखेंगे ncr, कॉम्बिनेशन को c लिखेंगे, ठीक। ncr।
एनसीआर देखते क्या समझ जाना कि एन ऑब्जेक्ट्स में से आर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, इतना बात बड़ा अच्छे से समझ लेना, बड़े ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो देखो एनसीआर डिनोट क्या करता है स्टूडेंट्स, ये डिनोट करता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये क्या हुआ है ना, देखो बड़े ध्यान से देखना क्या होता है। एनसीआर कैसे डिफाइन करेंगे, जो पहले एन फैक्टोरियल आएगा, फिर नीचे जो आर वाला जो नीचे लिखा हुआ है वो आएगा, और फिर आर के साथ ही क्या आएगा, एन माइनस आर आएगा। ठीक, तो देखो स्टूडेंट ये जो इधर का क्वांटिटी है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये तो एन पी आर होता था, तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि एन पी आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। ठीक है, देखो अब ये हुआ कैसे लॉजिकली, कि देखो पहले जब अपन ने अरेंजमेंट किया था तो क्या किया था, एनपीआर कर दिया था, किया था कि नहीं किया था। तो जब एनपीआर किया था स्टूडेंट्स, तो तुमने दो दो किया था, तो तुमने सपोज करो फर्स्ट एग्जांपल लो, तो तुमने 4पी आर किया था स्टूडेंट्स। ठीक है, 4p2 किया था, सॉरी आर मतलब 2 हो गया यहाँ पे, जब हमने अरेंजमेंट किया था। पर उस अरेंजमेंट में स्टूडेंट्स ये 6,7 दो बार आ गया, एक 7 6 बन के एक 6 7 बन के, लेकिन कॉम्बिनेशन यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस को ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है ये पहले आया बाद में, उसको तो एक ही तरीके से काउंट करता है। तो यहाँ वो डबल डबल काउंट हो गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वो वाला परमुटेशन आ गया जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की तरह इसने ट्रीट कर लिया इन दोनों को। जब 6 और 7 आइडेंटिकल की तरह ट्रीट होने लगेंगे तो क्या होगा कि अब तुम इसको बदल के भी कर लोगे तो भी एक जैसा दिखेगा वो। तो स्टूडेंट आइडेंटिकल कितने होंगे, जितने सिलेक्शन होंगे। तो स्टूडेंट जितने तुमने ये अरेंजमेंट किए हैं इनमें से उसी दो को आइडेंटिकल मान के अगर तुमने उसको फैक्टोरियल कर दिया तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा वही वैल्यू आ जाएगा किसका, अब ये स्टूडेंट्स क्या बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया, क्योंकि तुमने उतना ही सिलेक्शन जो कि रिपीट हो रहा था, जो तुमने अरेंजमेंट रिपीट किया था वो रिपीटिशन तुमने हटा दिया इसको डिवाइड करके। जैसे कि हमने परमुटेशन में देखा था, सिमिलर ऑब्जेक्ट्स के साथ क्या करते हैं, सिमिलर पता है क्यों माना है, क्योंकि उसको मतलब नहीं है पहले कौन है बाद में कौन है, तो एक जैसा समझ रहे हैं, तो एक जैसा समझ रहा है तो डिवाइड कर देना। तो यही होता है एनसीआर का दूसरा डेफिनेशन, एनपीआर डिवाइड बाई आर फैक्टोरियल। नहीं तो स्टूडेंट ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपन ये वाला भी याद रखेंगे, कैलकुलेशन में ये ज्यादा काम आता है। अब अलग से एनपीआर निकालोगे तो कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे एन जैसे ये 4c2 निकालना है स्टूडेंट्स, क्या करोगे, 4c2 निकालना है तो क्या करोगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कि 2 बार 2 फैक्टोरियल लिख देना। ठीक है, तो ये होता है स्टूडेंट कॉम्बिनेशन। बड़ा बढ़िया है, समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब चलो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाए क्या, इन अ कॉन्फ्रेंस of 8 persons if each person shakes hand with others only at once। ठीक है, एक ही बार हाथ मिला रहा है पर सबसे मिला रहा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। अब देखो 8 पर्सन है, 8 पर्सन है, और क्या हो रहा है, 8 पर्सन क्या कर रहा है कि हाथ मिला रहा है पर एक से ज्यादा बार हाथ नहीं मिलाना है, तो बताना कि कितने हैंडशेक हुए। अब देखो स्टूडेंट्स, अब देखो हैंडशेक करने के लिए क्या जरूरी होता है, एक तुम्हारा हाथ है एक मेरा हाथ है, हैंडशेक कर ले, है ना, ये तो मेरे ही हाथ है दोनों, फिर भी ऐसा समझ लो यार, है ना। तो देखो दो हाथ की तो सख्त जरूरत है इसको, तो भैया एक एक पर्सन देगा इधर से और एक पर्सन देगा इधर से, हाथ मिला लेंगे, यही तो चाहिए। तो देखो स्टूडेंट, एक हाथ मिलाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, दो हाथ की तो रिक्वायरमेंट है, और वो भी अलग अलग आदमियों के रिक्वायरमेंट है, मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे तो है नहीं, इसको थोड़ी काउंट कर रहे हैं, है ना। तो देखो फिर क्या करेंगे कि बस तुम्हें 8 में से 2 बंदे सिलेक्ट करने हैं जो हाथ मिलाएं, 8 में से 2 बंदे सिलेक्ट करने हैं जो हाथ मिला ले, तो बस हाथ मिल जाएगा। ठीक है, तो बस यही करने का है अपने को, 8 में से 2 बंदे सेलेक्ट करने हैं और हाथ मिला देंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बस यही होता है स्टूडेंट सिलेक्शन। देखो अरेंजमेंट का तो कोई मतलब है नहीं, अरेंजमेंट का क्यों नहीं मतलब है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बेचारे जब हाथ मिला रहे हैं तो हमें नहीं मतलब है कि कौन राइट में खड़ा है कौन लेफ्ट में खड़ा है, और 2 बार भी नहीं करने का है। तो ये चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 8c2 यानी कि 8 फैक्टोरियल
अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 8 माइनस 2 6 होता है, तो 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो ये अब क्या हो गया स्टूडेंट, 8 को क्या लिखो, 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो वो तो कट गया, तो बचेगा 56/2 फैक्टोरियल, यानी कि 56/2, 56/2 कितना हुआ स्टूडेंट्स, 28, कितना हुआ 28। अब देखो एक एडिशनल क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स, बड़ा ध्यान से सुनना। आईपीएल हो रहा है, ठीक है, इस साल तो नहीं हो रहा है स्टूडेंट कोरोना वायरस के चक्कर में, पर अगर आईपीएल हो रहा है तो देखो 8 टीम होती हैं, तो पता है लीग लीग में क्या होता है कि 2-2 बार खेलते हैं, एक बार तो खेलते नहीं, 2 बार एक दूसरे से खेलते हैं, 8 टीम्स हैं और 2 बार खेलना है एक दूसरे से। तो एक मैच होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट, एक मैच होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि 2 टीमें होनी चाहिए बस, तो बस एक मैच को 8C2 से करा दो। लेकिन स्टूडेंट्स इन्हें 2-2 बार खेलना है, एक बार में इनको चैन नहीं पड़ता है, ज़्यादा लंबा टूर्नामेंट कराना होता है ना, 14 मैचेस हो जाते हैं एक टीम के, तो क्या होता है इंटू 2 करना होता है। तो बस इसको जब तुम 8C2 इंटू 2 करोगे तो 28 इंटू 2 कितना आ गया, 56। तो स्टूडेंट लीग में पता है कितने मैचेस होते हैं आईपीएल में, 56। जब 8 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं तो लीग में कितने मैचेस होते हैं टोटल, 56, सेमीफाइनल फाइनल ये सब हटा के, है ना। तो ये ऐसे भी आता है, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो ये बात, ये ऐसे ही स्टूडेंट पूल वगैरह ऐसे ही तुम निकाल सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी टूर्नामेंट के, ठीक है, कौन कितने मैच खेलेगा उस हिसाब से। चलो आगे बढ़े। अब देखो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्बिनेशन की आज बात करेंगे, बड़ा अच्छे से समझेंगे कॉम्बिनेशन कैसे कैसे अपना बिहेव करेगा, ठीक। तो देखो पहला तो अपन पढ़ ही चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि एन डिफरेंट थिंग में से आर निकालने हैं, तो वो कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। और देखो एनसीआर को अपन ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी डिनोट कर, ये देखो बड़ा कम देखने को मिलेगा, पर देखने को मिल जाए तो घबराने का नहीं, CN, या फिर ऐसे एन और आर ऐसे ब्रैकेट में ऊपर नीचे लिखा हो, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या होता है ये तो अपन ने देख ही लिया, देख लिया कि नहीं देख लिया। और अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ये एन हमेशा देखो बड़ा होता है स्टूडेंट आर से, ठीक, ये तो है क्योंकि तुम ज्यादा ऑब्जेक्ट में से ही तो कम का सिलेक्शन करोगे, कम में से ज्यादा सिलेक्शन कैसे कर लोगे। और अगर सपोज मैंने बोल दिया तुम्हें कि 5 बॉल रखी हैं और 10 बॉल का सिलेक्शन कैसे करोगे, तो कोई तरीका ही नहीं है उसका सिलेक्शन करने का, कैसे उसको सिलेक्ट करोगे, है ही जब 5 बॉल तो 10 कैसे सिलेक्ट कर लोगे। तो वही बात हो जाएगी कि सिलेक्शन करने का तरीका ही नहीं होगा, तो जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब आर ग्रेटर देन एन कर दोगे तो जीरो आएगा हमेशा, क्योंकि कोई सिलेक्शन करने का तरीका ही नहीं होगा, ठीक। ये हो गई फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड देखो कि जो एन सी आर है ना, ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, जो एन फैक्टोरियल अपॉन ये जो कर रहे हैं ना, ये कुछ भी रख दो यहाँ, 100 रख दो, 200 फैक्टोरियल रख दो और इधर 99 कुछ भी कर दो ना, वो फाइनली कट पिटा के क्या होगा कि एक अच्छा वैल्यू बन के आएगा स्टूडेंट्स, कभी भी ये फ्रैक्शन नहीं आएगा, हमेशा होल नंबर आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये। तो इससे क्या समझते हो स्टूडेंट्स, अगर तुमने देखो डिवाइड कर दिया, इसको पूरा ओपन कर दिया, एन को n-r+1 तक और बाकी कैंसिल कर दिया, तो तुम देख सकते हो कि ये देखो स्टूडेंट कितने टर्म्स बच गए, r टर्म्स बच गए ऊपर, और इधर भी r टर्म्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कंजिक्यूटिव r टर्म्स को डिवाइड करो अगर r फैक्टोरियल से, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंजिक्यूटिव r टर्म्स अगर डिवाइड करोगे r फैक्टोरियल से तो पक्का कैंसिल हो जाएगा, पक्का एक इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो पक्का से एक इंटीजर आ जाएगा, ध्यान रखिए ये बात। कंटिन्यूअस अगर तुमने कंजिक्यूटिव r को मल्टीप्लाई किया है और उसको r फैक्टोरियल से डिवाइड किया है तो पक्का से वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है स्टूडेंट कि एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर के, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स कि देखो ये क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, देखो जैसे कि लिखा हुआ है यही तो होता है। और देखो ये अगर तुम इसको क्या करो, ठीक इसका ऑपोजिट कर दो, अगर एन सी एन माइनस आर चाहिए होता तो क्या करते हैं कि अपन ऐसा करते हैं, इसको आर फैक्टोरियल लिखते हैं और अपन एन माइनस आर लिखते हैं, तो देखो ये ऐसा बन जाएगा तो ये वापस से आर के जैसा बन जाएगा, ठीक। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा है। तो अपने को इससे क्या पता चला स्टूडेंट्स कि एन सी आर और एन सी एन माइनस आर बराबर होते हैं। इससे तुम सोच सकते हो, सपोज करो लिखा है 5C2, 5C2 किसके बराबर होगा,
5C5 - 2 यानी 5C3 के, 5C3 के, ठीक है। ऐसे ही और एग्जांपल देखो, सपोज करो लिखा है 10C3, 10C3 ऑटोमेटिकली किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10C7 के, ठीक है। ये हमेशा बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट, अगर इधर ऊपर n नंबर सेम है तो यहाँ जो नंबर्स है ना उनका सम अगर सेम, अगर n नंबर के बराबर आ गया, अगर इनका सम 10 के बराबर आ गया तो ये बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये बात बड़ा ध्यान रखने वाली है। ऐसे इसमें भी हो रहा है 2 + 3 5 बन रहा है तो बराबर हो जा रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें आगे फ्यूचर में ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, पास्कल्स रूल क्या कहता है, NCR करो प्लस NCR-1 करो, और ये किसके बराबर होता है, n+1CR, ठीक है। ये कहता है पास्कल्स रूल। अब देखो स्टूडेंट्स, एक तो है कि पास्कल्स रूल का बहुत ही बढ़िया मैथमेटिकल प्रूफ है, क्या करो, LHS ऐसे RHS LHS किया था ना, इधर LHS ये RHS निकाल लो, n+1 करके निकाल ही लोगे, अब तो समझदार हो, फैक्टोरियल फैक्टोरियल करना है, और इसका भी कुछ फैक्टोरियल फैक्टोरियल कर दो, और इनको ऐड करके देख लेना बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। बड़ा आसान सा तरीका है, मैथमेटिकल तरीका है, बड़े आराम से हो जाएगा। तो इतना आराम से हो जाएगा तो मैंने लिखा ही नहीं, इतना आराम से हो जाएगा, ठीक। अपन करेंगे एकदम लॉजिकल तरीके से, एक बार कोशिश करते हैं समझने की सही में क्या कहना चाहता है। तो देखो पहले इधर वाला देखो, राइट हैंड साइड क्या कहता है कि n+1 में से r सिलेक्ट करना है। तो सपोज करो स्टूडेंट ये n ऑब्जेक्ट रखे थे, n बोरी रखी थी, ठीक है, ये n ऑब्जेक्ट रखे थे, ठीक, और n में से एक ये ऊपर रखा था n+1, क्या रखा था ये n+1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इनमें से अगर तुम्हें r सिलेक्ट करने हैं, इनमें से तुम्हें r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो कैसे करोगे, सपोज करो ये r ऑब्जेक्ट थे, ये सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो अब देखो कि इधर क्या लिखा हुआ है, ये है NCR, यही किसके बराबर होगा, या तो तुम इसमें से r सिलेक्ट कर लो n में से, ठीक है, या तो तुमने इसमें से सिलेक्ट कर लिया r। तो देखो स्टूडेंट क्या होगा कि हर बार जब तुम सिलेक्शन करोगे r का, तो तुम्हें ये जो ऊपर जो है, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, ये हमेशा छूट जाएगा, जो कि इसमें हमेशा चांसेस होंगे ऐड होने के और सिलेक्ट होने के, है ना। इस जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है इसके चांसेस होंगे सिलेक्ट होने के, पर इसमें तो चांसेस ही नहीं है बिल्कुल सिलेक्ट होने के। और यही क्या होगा स्टूडेंट्स, यही होगा कि NC, यही सेम है NCR-1, R-1। अब देखो क्या किया स्टूडेंट्स कि इसमें से अब क्या किया कि एक कम सिलेक्ट किया। अब जब n में से एक कम सिलेक्ट करोगे स्टूडेंट्स, तो वो बचा वाला ये कंपनसेट कर देगा कि नहीं कर देगा, है ना। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स, ये हमेशा इक्विवेलेंट रहेंगे, इसीलिए ये इसीलिए हमेशा इक्विवेलेंट रहेंगे। फिर से बताऊं, देखो ये किया n+1 में से r चुने अपन ने, ठीक है, तो अपन ने ये 1 को इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे, है ना। अब देखो यही किसके इक्विवेलेंट है कि n में से r सिलेक्ट कर लिए, तो अपन ने क्या किया, एक्सक्लूड, इसको क्या कर लिया, एक्सक्लूड कर लिया, एक्सक्लूड किया कि नहीं किया है। लेकिन इसमें क्या किया स्टूडेंट, ये R-1 सिलेक्ट किए हैं, यानी कि एक r उसको ऑलरेडी मैंने एक नंबर को दे दिया, ठीक है, एक ऑलरेडी मैंने इसको दे दिया 1 को, और बाकी R-1 n से सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों का सम मिला के इक्विवेलेंट हो जाएगा कि तुम पूरे में से n को सिलेक्ट, पूरे में से r को सिलेक्ट करो, ठीक है। एक बार एक्सक्लूड कर दिया और तब निकाल लिया, और एक बार इंक्लूड करके निकाल लिया, और एक्सक्लूड और इंक्लूड को ऐड करके इसके बराबर ले लिया, ठीक है। तो ये कहता है पास्कल्स रूल स्टूडेंट्स। इसका मैथमेटिकल प्रूफ तो जैसे तुम समझ रहे हो कि इसको ऐसे करके ओपन कर देना है और तुम इसको आराम से निकाल सकते हो, दैट इज है नॉट अ बिग डील, वो आप आराम से कर सकते हो। आगे देखें स्टूडेंट्स, अरे देखो मिसप्रिंट हो गया स्टूडेंट, ये 6 नहीं 5 होना चाहिए था। अब देखो ये क्या कहता है स्टूडेंट्स कि जो r इंटू एन सी आर है वो बराबर होता है n इंटू n-1 CR-1, ठीक है। इसका भी स्टूडेंट बड़ा ही आराम से प्रूफ है कि तुम इन दोनों LHS और RHS की ये जो बाई डेफिनेशन जो वैल्यू होती है, इस वैल्यू को रखोगे अगर, तो कुछ ऐसा बन के आएगा, ठीक है। तो इसको तुम जब दोनों तरफ सॉल्व करोगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक, नॉट अ बिग डील। बस तुम्हें तो इसका प्रूफ का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इसको याद रखो कि ये कैसे आता है।
ठीक है, इसको याद रखो कि ये आता है, मतलब इसको याद रखना। आर इंटू एन सी आर किसके बराबर होगा, इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन के। ठीक है, तो ये बड़ा ध्यान रखने की चीज़ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो स्टूडेंट्स, ये देखो ये क्या कहता है कि एन सी आर इंटू आर सी एस। ठीक है, एन सी आर इंटू आर सी एस ये किसके बराबर होगा, एन सी एस इंटू एन माइनस वन, एन माइनस एस सी आर माइनस एस। ठीक है, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, बड़ा अजीब अजीब सा लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लें। अब देखो एग्जाम्पल से समझना है तो कैसे समझे, देखो कुछ इजी सा एग्जाम्पल देखते हैं कि सपोज करो एन, एन क्या है, चेयर्स खाली हैं। ठीक है, या समझो इलेक्शन चल रहा है। ठीक है, इलेक्शन चल रहा है तो जैसे टिकट मिलती है ना एक एक एरिया की, वैसे ही सपोज करो पार्लियामेंट में इतनी चेयर्स हैं, इतनी खाली हैं। चेयर्स मतलब समझ रहे हो ना, एक इलाके की एक चेयर है जिसमें तुम्हें इलेक्ट करके तुम्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकालना है। ठीक, तो सपोज करो तुम्हें एस आर नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निकालना है। ठीक है, सपोज करो एन, उसमें एन सपोज करो पार्टिसिपेट कर रहे थे और उसमें से आर तुम्हें चाहिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इसमें से तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट करना है, वोटिंग होगी उसके बाद आएगा। ठीक, और सपोज करो इन्हीं आर की वोटिंग करके तुम्हें इनका एक लीडर बनाना है, सपोज करो, है ना, सपोज करो कोई एक मिनिस्टर बनाना है तुम्हें और वो इन्हीं में से बनेगा। तो क्या करना है तुम्हें, इसी आर में से एक तुम्हें वो चाहिए होगा। ठीक है, तो आर में से सिलेक्ट, आर में से अब इलेक्शन करके तुम्हें एस, एस नंबर ऑफ मिनिस्टर्स चाहिए। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना क्या किया मैंने, पहले तो एन नंबर्स में से इलेक्शन करके आर सिलेक्ट किया और ऐसे ही आर में से इलेक्शन करके एस, एस सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये एस कहाँ से आएंगे, ये पूरे के पूरे एमएलए ऑलरेडी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑलरेडी होंगे, सॉरी, है ना, ये पूरे के पूरे इधर इलेक्टेड होंगे ऑलरेडी, तभी ये इसमें क्वालिफाइड है। ठीक, तो अब देखो स्टूडेंट्स, अब ये क्या कहता है, ये यही प्रोसेस कहता है, एनसीआर किया पहले, एनसीआर मतलब इन एन में से आर सिलेक्ट कर लिए, मतलब आर इलेक्ट कर लिए। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है, आरसीएस, इन आर में से ये एस मंत्री सिलेक्ट कर लिए। बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। अब देखो ये किसके बराबर है, एनसीएस, एनसीएस ये क्या कह रहा है कि एन में से सीधे सीधे तुमने एस सिलेक्ट कर लिया अगर, ठीक है, इंटू एन माइनस एस सी आर माइनस एस। ठीक है, तो एन माइनस एस क्या बचा, ये इतने बचे। ठीक है, इनमें से आर माइनस, अब देखो क्या किया है तुमने, ऑलरेडी तुमने यहाँ पे मिनिस्टर्स डायरेक्टली सिलेक्ट कर लिए, एस मिनिस्टर्स हैं तो डायरेक्टली देखो मिनिस्टर सिलेक्ट कर लिए। अब ये भी तो कुर्सियां भरनी है ना स्टूडेंट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की कुर्सियां भरनी है, तो ये भी तो भरेंगे, तो इनको भरने के लिए क्या है, अब देखो एस तो सिलेक्शन ऑलरेडी इसने दे चुका है, एन डायरेक्टली डिसाइड कर दिया कि एस कितने होंगे, तो बचे कितने बेचारे, बेचारे कितने बचे, ये आर माइनस एस कुर्सियां बच गई, जो बची हुई ये ले जाएंगे। और अब इलेक्शन किसके बीच होगा, एस तो ऑलरेडी सिलेक्टेड था, एस तो मैं ले गया था, तो ये क्या बनेगा, एस एन माइनस एस, एन माइनस एस में से इलेक्शन होगा और एन माइनस आर, सॉरी स्टूडेंट्स ये बड़ा ही गंदा सा एक लाइन खिंच गया है जिसको मैं मिटाऊंगा भी नहीं, इसी को झेलो। अब देखो क्या है, ये एन माइनस आर इनमें से इलेक्ट कर लेंगे, तो एन माइनस एस में से आर माइनस एस, सॉरी एन माइनस क्यू आर माइनस एस होगा, आर माइनस एस को सिलेक्ट कर लेंगे तो बच जाएगा, बची हुई कुर्सियां भर जाएंगी। तो ये हो गया बराबर। अब इसको प्रूफ को भूल जाओ, क्या करोगे इसको जान के, है ना। अच्छा चलो ठीक है, देख लो समझ लो, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबका फैक्टोरियल लिख लिख के मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ना। तो अगर ये कोई इस चीज़ को याद रखना है तो ऐसे ये इस वाले तरीके से याद रख लेना। ठीक है, ये पार्लियामेंट कुर्सी वाले तरीके से तो याद रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े क्या, ये बढ़िया तरीका था। चलो अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि अ पर्सन प्रेडिक्ट्स एन आउटकम ऑफ 20, द आउटकम ऑफ 20 क्रिकेट मैचेस ऑफ हिज होम टीम। ठीक है, एक जो बंदा है वो 20 क्रिकेट मैचेस के मतलब आउटकम को प्रेडिक्ट कर रहा है, देन ईच मैच कैन रिजल्ट आइदर इन अ विन लॉस और टाई। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन मेक द प्रेडिक्शन सो दैट एग्जैक्टली 10 प्रेडिक्शंस आर करेक्ट। अब क्या बोला है कि
कितने नंबर ऑफ वेज से ऐसा होगा कि हमेशा एग्जैक्टली 10 ही करेक्ट हो, उससे ज़्यादा ना करेक्ट हो। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स, 20 में से 10 मैच क्या है, इसके प्रेडिक्शन करेक्ट होने हैं। ठीक है, 20 में से इसके 10 प्रेडिक्शन करेक्ट होने हैं। तो देखो 20 में से, देखो स्टूडेंट, अगर सपोज करो ऐसा समझ लो कि ये विनिंग प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक है, हम रैंडमली मान सकते हैं कि ये बंदा विनिंग प्रेडिक्ट कर रहा है। ठीक, सबके लिए हर मैच में विनिंग 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 कर रहा है। ठीक, तो देखो स्टूडेंट, 20 में से ऐसे 10 मैच जरूर होने चाहिए जो विनिंग होने चाहिए कि नहीं। 20 में से ऐसे 10 मैच हमें सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे जो विनिंग हो। ठीक, इनटू जो बाकी मैचेस बच गए स्टूडेंट्स, जो 10 मैच बच गए, अब देखो उसमें इसको एग्जैक्टली 10 है। अगर 11 प्रेडिक्शंस भी होगा तो गलत हो जाएगा अपना क्वेश्चन। ठीक, तो अपने को क्या करना है, इसको यहीं सीमित रखना है, इसको यहीं लिमिटेड रखना है। ठीक, कि ये जो 10 मैच हमने ले लिए 20 में से, इसमें ही जीते, बाकी जगह ना जीते। तो अब देखो उसमें बाकी जो 10 मैच बच गए, उसमें देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है स्टूडेंट्स, या तो जीतेगा या हारेगा या टाई होगा। ठीक है, यही तो पॉसिबिलिटी है, 3 पॉसिबिलिटी है। अब देखो मैंने जीतने की पॉसिबिलिटी बाकी 10 मैचेस से निकाल दी, या तो हार जाओ या टाई कर लो, क्योंकि एग्जैक्टली 10 ही जीतने हैं जो कि मैंने यहाँ ले चुका है, जो कि मैंने सिलेक्ट कर लिए। अब देखो हर मैच के पास क्या और पॉसिबिलिटी है, या तो वो हार जाए या तो टाई कर ले, यानी कि 2 पॉसिबिलिटी है। अगले वाले मैच के साथ भी यही होगा, 2 पॉसिबिलिटी होंगी, या तो हार लेगा या टाई कर लेगा, क्योंकि जीत तो सकता नहीं है, नहीं तो 11 हो जाएगा, है ना। ऐसे ही सो ऑन एंड सो ऑन। ये कब तक चलेगा, बाकी के 10 मैचेस के लिए चलेगा। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 की पावर 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2 की पावर 10। तो क्या आ जाएगा आंसर स्टूडेंट्स, 20C10 इंटू 2 की पावर 10। सो ईजी, बात समझ आ रही है। 20 में से ऐसे 10 मैच सिलेक्ट कर लिए जिसमें वो जीतेगा, और बाकी में नहीं जीतना है तो जबरदस्ती उनको हराओ या फिर टाई करवाओ। तो उसके दो दो तरीके हैं, तीसरा ले नहीं सकते क्योंकि जीतना उसको है नहीं, क्योंकि फिर 11 हो जाएगा और ये हमें चाहिए नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है। आई होप इट इज क्लियर, बात समझ आ रही है। आगे बढ़े। अब देखो स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच 52 कार्ड्स कैन बी डिवाइडेड इन 4 सेट्स, 3 of them given 17 17 17 and fourth giving just 1 कार्ड। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहे हैं कि 52 में से क्या करना है, कि ये करना है कि ऐसे अरेंजमेंट करना है कि 3 ग्रुप के पास जाए 17 और एक के पास जाए कितना, जाए एक की कार्ड जाए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, अब देखो 52 में से स्टूडेंट्स, 52 में से क्या करो, ऐसे कुछ 17 कार्ड सिलेक्ट कर लो जो कि एक ग्रुप के पास जाए, है ना। 52 में से 17 कार्ड सिलेक्ट कर लो जो एक ग्रुप के पास जाए। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो 52 से 17 कर लो। अब नेक्स्ट देखो, और क्या बोल रहे हैं कि ये जो 17 हैं स्टूडेंट्स, ये क्या होगा कि ये आपस में भी अरेंजमेंट कर सकते हैं अपन, इनका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम परमुटेशन बिठा लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या करते हैं कि देखो पहले जो 17 कार्ड्स हैं उनको, अब देखो ये पूरा का पूरा देखो अरेंजमेंट हो पाएगा। 52 फैक्टोरियल में इनका अरेंजमेंट हो सकता था कि नहीं हो सकता था, है ना, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो 52 फैक्टोरियल में तो अरेंजमेंट हो गया। अब क्या हुआ कि अब इस अरेंजमेंट में देखो कि तुमने ये 17 कार्ड एक बंदे को दिए हुए हैं, तो इसका अरेंजमेंट कैसे, इसमें ज्यादा ये वाला अरेंजमेंट आ जाएगा, 17 फैक्टोरियल वाला। ठीक है, ऐसे इसके पास क्या आ जाएगा, 17 फैक्टोरियल का, ऐसे इसके पास भी आ जाएगा 17 फैक्टोरियल का, आएगा कि नहीं आएगा। और ऐसे ही फिर फाइनली क्या आ जाएगा, 1। ठीक, अपन इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 52 में से 17 ले लिए, फिर जो बचे हुए हैं ये यहाँ पे अपन को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, हमें 35C17 करना पड़ेगा, ये करना ही पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक, फिर करना क्या पड़ेगा, जो बचा हुआ है नंबर 18C17 करना पड़ेगा, 18C17 × 1। तो अब हमें इस प्रोसेस से आंसर निकालना है। ठीक, कि अब हमने बचे हुए 18 में से और 17 सेलेक्ट कर लिया। तो स्टूडेंट्स या तो तुम इस तरीके से जा सकते हो या फिर इस तरीके से भी जा सकते हो, इन दोनों तरीके से जा सकते हो। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ अपन देखते हैं। इस वाले से देखोगे स्टूडेंट्स, तो देखो अपन क्या कर रहे हैं ना कि कैंसिल कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं कहाँ तक,
ये 17 तक कैंसिल कर दिया, 17 फैक्टोरियल बच गया और हमने 35 फैक्टोरियल तक कैंसिल कर दिया, n माइनस आर होता है ना। और देखो यहाँ 34 तक बचा होगा स्टूडेंट्स, तो 34 तक बचा था, अब यहाँ 35 से शुरू होने लगा कि नहीं होने लगा। तो इधर भी देखो 17 फैक्टोरियल आएगा और ये 35 इंटू ये कब तक चलेगी, ये 35 ये चलेगा यहाँ तक जब तक ये 18 नहीं पहुंच जाता, यानी 19 तक चलेगा। ठीक, और सेम केस में जब ये अपन का 19 कैंसिल होगा तो ये 18 से लेके वहां तक आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 18 से लेके यहाँ 17 फैक्टोरियल तो है ही नीचे, 18 से लेके 1 तक आ जाएगा ये, और इंटू 1 तो था ही, एक ही कार्ड बचा है, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। बात समझ आ रही है। तो ओवरऑल क्या आंसर आ जाएगा, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 फैक्टोरियल का क्यूब। ठीक, तो अपन ये आंसर टिक करके भागेंगे। आगे क्वेश्चन समझ में स्टूडेंट्स, बड़े मजेदार क्वेश्चन था, इसको आप लोग भी ट्राई करिएगा और आप इस बार दूसरे तरीके से ट्राई करके देखिएगा कि इस तरीके से आता है सही से कि नहीं आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये तो आज होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। ठीक, मैच द कॉलम है स्टूडेंट्स, आप लोग अपना आंसर इसमें लिख के लाएंगे। देखो 4 ऑप्शंस हैं, 4 ये रहे इसके कॉलम्स, इसको मैचिंग करिए। सिर्फ का सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, मल्टीपल करेक्ट नहीं है, एक का एक ही ऑप्शन है। बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ही आराम से बन जाएंगे। इनकेस कोई डाउट है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ लेना, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई परेशानी नहीं है, आराम से पूछ लेना। होमवर्क है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो। चलो अपन आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, अब इसको बड़ा गौर से देखने की जरूरत है। अ डिबेट कंसिस्ट ऑफ 6 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। अब देखो डिबेट क्लब में 6 गर्ल्स हैं 4 बॉयज हैं। अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स इज टू बी सिलेक्टेड इंक्लूडिंग अ कैप्टन, कैप्टन को भी इंक्लूड करना है और 4 मेंबर सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, फॉर द टीम इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट वन बॉय, एट मोस्ट वन बॉय सिलेक्ट करना है, देन द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द टीम इज। ठीक है, जेई एडवांस 2016 में पूछा गया था स्टूडेंट्स। तो क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स कि टीम में ना एटमोस्ट 1 बॉय होना चाहिए, तो या तो 0 बॉय, या तो 0 बॉय या 1 बॉय। ठीक है, बस इतना ही होना चाहिए। अब देखो पहले ना अपन, और कैप्टन का भी सिलेक्शन करना है स्टूडेंट्स, बड़ा ध्यान रखना है। अब देखो स्टूडेंट, इसमें क्या करेंगे इस केस में, अब अगर अपन ने एक भी लड़का सिलेक्ट नहीं किया तो बची कौन सी, 6 गर्ल्स। चारों की टीम 6 गर्ल्स की बन जाएगी, चारों मेंबर। तो 6 में से 4 लड़कियां सेलेक्ट कर लो, 64। हाँ, 64। पर इन सब में क्या होगा स्टूडेंट, कैप्टन भी तो है, एक कैप्टन डिसाइड करना पड़ेगा। तो कैप्टन के लिए क्या स्टूडेंट, चारों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो कैप्टन बन जाए। तो चारों के लिए कैप्टन बनने की और उनके सिलेक्शन की अलग अलग वो हो जाएगी। तो स्टूडेंट टोटल क्या आ जाएगा, 4, इसको क्या कर देंगे, इंटू 4। ठीक है, ऐसे ही देखो एक बॉय जब सिलेक्ट किया है स्टूडेंट, तो क्या आ जाएगा कि देखो, फिर देखो अब 3 लड़कियां और एक लड़का सिलेक्ट करना है। तो देखो 6 में से 3 लड़कियां सिलेक्ट कर लो, 6 में से 3 लड़कियां सिलेक्ट कर लो, इनटू 4 लड़कों में से, 4 लड़कों में से एक लड़का सिलेक्ट कर लो। ये हो गया, अब इनमें से किसी को भी कैप्टन बना देना है, तो 4 तरीके हो जाएंगे कैप्टन बनाने के। ठीक है, चार चार मेंबर हैं तो 4 तरीके हो जाएंगे, तो बस इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट, वही आंसर आ जाएगा। तो ये 64 कितना होता है स्टूडेंट, 6 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5। अब तो डायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट, अपॉन 2। 6 इंटू 5 अपॉन 2 कितना हुआ स्टूडेंट, 15। ठीक है, तो ये आ गया 60। ठीक है, ये आ गया कितना, 60। अब देखो ये कितना है इसमें, 4C1 कितना होता है, ये 4 के बराबर होता है। ठीक है, 4C1 हो गया 4 के बराबर, ये भी हो गया 4, और ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 63। निकालो जल्दी से, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 6, तो ये आ गया 20। ये कितना आ गया, 20। अब 20 इंटू 8 कितना होता है स्टूडेंट्स, 20 इंटू 8, ये हो गया 160। ये कितना हो गया, 160, और ये कितना हो गया, 60। तो आंसर कितना आ गया स्टूडेंट्स, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं स्टूडेंट्स, बताओ क्या गड़बड़ कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ। हाँ तो यही तो गड़बड़ कर रहे हैं स्टूडेंट, बड़ा गंदी कैलकुलेशन करते हो तुम लोग भी, मेरे जैसे ही हो।
अबे ये 320 होगा ना, यही तो 100 ये तो यही 116 हो गया, इंटू 20 भी तो है, तो ये हो गया 320 स्टूडेंट्स। ठीक है, और ऐसे ये हो गया 60। बस, तो ये टोटल मिला के क्या आ गया स्टूडेंट, ऐड करना है। ऐड क्यों करना है स्टूडेंट, क्या है कि इससे भी काम चल रहा है और इससे भी काम चल रहा है, प्रोसेस पैरेलल में चल रही है, तो क्या है एडिशन रूल फॉलो होगा। ठीक है, अब तक आई थिंक आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, जहां प्रोसेस खत्म हो जाए, मतलब लगे तुम्हें कि हाँ हो गया, वहां उसके बाद ऐड करना चालू कर दो। ठीक, और जब तक काम खत्म ना हो तब तक मल्टीप्लाई करते रहो उसको। ठीक, देखो काम खत्म नहीं हुआ था, 3 लड़कियां सिलेक्ट करी, एक लड़का सिलेक्ट करना ही करना है, उसके बाद एक कैप्टन सिलेक्ट करना ही करना है, नहीं तो काम नहीं चलेगा। समझ रहे हो बात को? ऐसे ही इधर भी यही किया, जब तक सिलेक्शन नहीं किया, जब तक कैप्टन का सिलेक्शन नहीं किया, काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन अलग अलग देखा जाए तो दोनों ने अपना अपना काम पूरा किया, इसलिए दोनों को ऐड कर दिया फाइनली। ठीक है, तो ये हो गया आंसर, तो 380 पे लगा के भाग आना तुरंत तुरंत। ठीक है स्टूडेंट, तो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बड़े आराम से बन गया। तो स्टूडेंट आज के लिए अपन इतना ही रोक रहे हैं, वो जो होमवर्क दिया उसको अच्छे से बनाओ, और मेरा पुराना वही डायलॉग, इन केस एनी डाउट तो बिल्कुल ही पूछिएगा मेरे को। और स्टूडेंट्स बड़ा ही अपना जो सॉल्यूशन है उसको भी थोड़ा सा भेज देना, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि तुम्हें कितना समझ आ रहा है। ठीक है, अच्छे से स्टूडेंट्स रिवाइज किया करो क्लासेस को, कुछ ना समझ आए तो रियल टाइम में तभी पूछ लिया करो। कोई बात नहीं, जब तुम बाद में रिवाइज करो क्लास खत्म होने के बाद, तो भी तुम उसको एटलीस्ट इतना टारगेट रखो कि 2-3 क्लास तक निपटा ही लो उसको, नहीं तो पाइलअप होता रहेगा ना, तो फिर तुम खुद भी भूल जाओगे, बोलोगे अरे छोड़ो अब तो नहीं पूछूंगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और फिर ना जब अपन कभी फिर दोबारा तुम क्वेश्चन करने बैठोगे तो क्वेश्चन बनेगा नहीं, फिर तुम कहोगे यार कि समझ ही नहीं आया कुछ भी मेरे को। तो ऐसा मत होने दो, रेगुलरली रिवाइज किया करो और रेगुलरली मुझसे पूछ लिया करो जो ना समझ आए। ठीक है, ऐसे आपका कॉन्सेप्ट बराबर एकदम मक्खन की तरह चलता रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करो। बाय बाय।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एडी सर, बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। बच्चों, सब अच्छे से मेहनत करो, सब अच्छे से पढ़ाई करो। टीचर हूँ यही कहूँगा, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो। और अब तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी शुरू हो गए हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन में मजा आ रहा होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब तो इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी काफी इंटरेस्टिंग हो गए हैं। अब तो बिल्कुल जोश के साथ लगे रहो, मेहनत करो और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो। बच्चों, एक बात और डिस्कस करता हूँ आज आप सबसे कि आप अपने जो ग्रुप्स बनाते हैं, सो उसमें आप एक हैबिट इनकलकेट कर सकते हैं कि आपके जो डाउट्स हैं वो आप अपने ग्रुप्स में शेयर करा करें। ताकि कभी कभार क्या होता है ना बच्चों, हमें किसी एक बच्चे को कोई पॉइंट क्लिक नहीं करा, बाकी सब बच्चों को वो पॉइंट क्लिक कर गया। सो इंडिविजुअली आपको ये काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप ऐसे जब अपने डाउट्स डिस्कस करेंगे ग्रुप्स में। ये एक पॉजिटिव हैबिट होती है बच्चों, काफ़ी अच्छी हैबिट होती है। और मैंने देखा है काफ़ी बच्चों का रिजल्ट काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है इस हैबिट की वजह से। आप लोग अपने ग्रुप्स बना लें, जो भी आपका क्लासरूम है, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या जो भी पढ़ने वाले साथ में बच्चे हैं, उनका एक ग्रुप्स बना लीजिए डाउट सॉल्विंग ग्रुप के नाम से। और उसमें आप अपने आप में भी डिस्कशन कर सकते हैं। उसमें आप अपने टीचर्स को ऐड कर लीजिए और उसमें आप अपने डाउट्स दे सकते हैं। कुल मिला के हमें यह है कि हमारा जितना हम डिस्कस करेंगे उतना हमें एक नई टेक्निक पता चलती है कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की। आपस में डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। टीचर तो आपको सोल्यूशन और डाउट्स बताएगा ही, बट आपस में भी ये एक डिस्कशन करने की हैबिट जो होती है काफी अच्छी होती है। इसको आप जरूर इनकल्केट करें और ये कहीं ना कहीं आपको ये फायदा देगा। चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में बच्चों हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को इंट्रोड्यूस किया था और हमने काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन, सबके रिजल्ट्स निकाले अलग अलग। और हमने फिर एंड में हमने बच्चों इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाला कि एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो पाथ होगा वो कैसा होगा, वो हमने दिखाया पैराबोला होगा। और हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ली और उस पर हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। बच्चों, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। यूजुअली हमने कल कौन सा केस देखा था बच्चों, जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल था। आज हम किसी हाइट पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देंगे कि हम किसी हाइट पे थे और हमने उसको हॉरिजॉन्टली फेंका। फिर हम उसके बाद कुछ और केसेस लेंगे कि हम किसी हाइट पे थे और हमने किसी एंगल पे फेंका। उन केसेस को भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली, और जो काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन का आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। किसी इंक्लाइंड प्लेन पे आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, तो उन केसेस को भी बच्चों आज इंट्रोड्यूस करेंगे। बच्चों, आज की क्लास में काफी मजा आने वाला है, तो पूरे जोश के साथ, पूरे फोकस के साथ आइए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक क्विक रिवीजन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बच्चों क्या बताती है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन अपने पाथ को फॉलो करेगा उस पाथ की इक्वेशन बताती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो बच्चों, हमने उसमें कैसे निकाला था उस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को, हमने एक्स कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिख दिया था, u cos थीटा इनटू t। u cos थीटा क्या था बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम, किसी भी इंस्टेंट पे ये x कोऑर्डिनेट था। y कोऑर्डिनेट हमने सिमिलरली इक्वेशन ऑफ मोशन से विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन माइनस g, हमने वो लिखा u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इधर से हमने t की वैल्यू इक्वेट करी x अपॉन u cos थीटा और फिर हमने ये पहली इक्वेशन में डाल दी। तो सिंपली हमें जो रिजल्ट मिल गया था y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आई होप ये आपको इक्वेशन याद रहती हो। अगर बच्चों आपको याद नहीं रहती तो आपको ये तरीका याद रखना है कि आपने ये इक्वेशन कैसे निकाली थी। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। उसके बाद हमने एक इलस्ट्रेशन किया था जिसमें हमने देखा कि हमने इसको कोरिलेट करते हुए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकाला। उसकी मदद से हमने इनिशियल जो हमारा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन था हमने वो निकाला। हमने फाइनली ये सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिगार्डिंग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमने कवर किया। देखिए बच्चों, आज हम कुछ और अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनको हमें याद रखना है नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन में, उनको डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा रेंज होता है बच्चों, वो क्या होता है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, वो क्या था बच्चों, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। अब देखिए बच्चों, अगर हमें रेंज को मैक्सिमाइज करना है, देखिए यू स्क्वायर और जी तो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, जो भी आप जिस भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वेलोसिटी से। जो वेरी करेगा वो क्या वेरी करेगा बच्चों, किस एंगल पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमें पता है कि जो आपका साइन मैक्सिमम वैल्यू लेता है वो
आपका जब एंगल 90 डिग्री होता है तब मैक्सिमम वैल्यू साइन 1 लेता है। सो उस केस में जो मैक्सिमम रेंज आ जाएगा बच्चों यू स्क्वायर बाय जी आ जाएगा, और उस केस में बच्चों 2 थीटा को क्या वैल्यू लेना पड़ेगा 90 डिग्री। सो हम कह सकते हैं कि थीटा जब हमारा 45 डिग्री होगा तो हमें जो मैक्सिमम रेंज होगा, जो प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वो मिलेगा। कब मिलेगा बच्चों? जब थीटा हम 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक। अच्छा, अगर हमें मैक्सिमम हाइट अटेन करना है तो हमें पता है हमारा जो फंक्शन था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा बाय जी था। तो इस केस में हमारा थीटा को क्या वैल्यू लेना पड़ेगा बच्चों 90 डिग्री। मतलब हम जब वर्टिकली किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंकेंगे तो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक। अब बच्चों हम एक और काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करने वाले हैं कि आपको जब आप प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं, ठीक, आपने प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं, सो अलग अलग एंगल्स पे ये अलग अलग हाइट अटेन कर रहा होगा, अलग अलग रेंज अटेन कर रहा होगा। क्लियर? सो अगर हमें ये गिवन है कि दो प्रोजेक्टाइल आपके सेम रेंज को अटेन कर रहे हैं, ठीक, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं वो क्या है? सेम है। सो हमें बताना है कि ऐसे कितने एंगल्स होंगे जिसपे हमें पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए वो गिवन रेंज मिलेगा। ठीक, हमें ये बताना है। सो इसमें क्या रिजल्ट है बच्चों? फॉर टू ऑब्जेक्ट्स प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड, हमने अगर सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करा है, रेंज इज सेम फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा। मतलब अगर हमने हॉरिजॉन्टल से एक बार 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया है और एक बार 90 माइनस 30 डिग्री 60 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया है, सो अगर ये दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 आपका 90 डिग्री आ रहा है, सो उस केस में हमें रेंज बच्चों क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। बट याद रखिएगा बच्चों, पाथ इन दोनों का अलग अलग होगा, इन दोनों का हाइट मैक्सिमम हाइट अटेन्ड अलग अलग होगा, पर जो रेंज होगा बच्चों वो आपका क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है? इसको हम बच्चों कैसे डिराइव कर सकते हैं? मान लीजिए कि R1 था, जो रेंज था थीटा एंगल के लिए था, और R2 जो रेंज था वो अल्फा एंगल के लिए। और मान लीजिए कि R1 और R2 बराबर थे, तो हम क्या लिख सकते हैं रेंज के फॉर्मूले से? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय जी, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 अल्फा। और अगर हमें पता है कि थीटा अल्फा के बराबर नहीं है तो किसी भी एक एंगल को हम 180 माइनस दैट एंगल लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए साइन 180 माइनस 2 अल्फा क्या होगा? साइन 2 अल्फा ही होगा। सो यहाँ पे हमने 2 अल्फा को बच्चों क्या लिख दिया? 180 माइनस 2 अल्फा, और हमने एंगल्स इक्वेट कर दिए 2 थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस 2 अल्फा। सो यहाँ से बच्चों में अल्फा क्या आ रहा है? 90 माइनस थीटा। सो हमें ये दिख रहा है कि अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री है। सो हम ये बात क्लियर हो रही है कि अगर हम दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं पार्टिकल को, सो वो सेम रेंज अटेंड करेगा, बट वो जो हाइट अटेंड करेगा वो डिफरेंट होगा। और क्या होगा? हम वो फॉर्मूले में थीटा की जगह अल्फा डाल के निकाल सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का। अभी तक हम कैसा प्रोजेक्टाइल देख रहे थे कि हमने किसी ग्राउंड पे बैठे हुए किसी थीटा एंगल पे वेलोसिटी देके प्रोजेक्ट करा और वो वापस ग्राउंड पे गिर रहा है। अब हम बच्चों कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन को देख रहे हैं कि हम किसी हाइट h पे बैठे हुए हैं और हमने उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया, u वेलोसिटी। तो बच्चों ये कैसा इसको मान सकते हैं? मान लीजिए कि ये हम जो ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया था तो वो मैक्सिमम हाइट पे जब था, हम तब अगर इस मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू करें तब भी वो बच्चों कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का एग्जांपल होगा, क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे बच्चों हमें पता है वेलोसिटी क्या थी बच्चों? पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था। ठीक। सो बच्चों इस केस में देखते हैं, जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में देख रहे हैं तो बच्चों हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u रहेगी जिससे हमने प्रोजेक्ट करा। वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों इस केस में क्या हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 0 होगा। वर्टिकल डायरेक्शन में पता है बच्चों हमें g होगा और वेक्टोरियली वो माइनस g के बराबर होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रिमेन सेम आफ्टर टाइम t, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगा, और वो किसके बराबर रहेगा बच्चों? u के बराबर रहेगा। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आफ्टर टाइम t बच्चों वर्टिकल में क्या होगा? क्योंकि हमें पता है ग्रेविटी नेगेटिव एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है,
सो हम उस केस में बच्चों कह सकते हैं कि इस केस में जो वेलोसिटी एट अ टाइम t होगा वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हुए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए क्या है यहाँ पे माइनस जी, सो वी वाई इनिशियल वेलोसिटी u क्या था, जीरो था, माइनस जी टी। सो हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो जी टी होगा, और जो वेक्टरली लिखेंगे तो वो किसके बराबर होगा, माइनस जी टी के बराबर होगा। रेंज बच्चों क्या होगा, क्योंकि अगर उसका टाइम ऑफ फॉल t था और उसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अनचेंज था u था, सो उसका टोटल रेंज बच्चों हम क्या कह सकते हैं, u इंटू टी हो जाएगा। क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन बच्चों, जो अगर हमें h नहीं गिवन है, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है। देखिए अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है तो हम h निकाल सकते हैं, और अगर हमें h गिवन है तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं, तो दोनों को एक दूसरे की मदद से निकाल सकते हैं। तो जो h होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, हाफ जी टी स्क्वायर। और वेक्टोरियली ये नेगेटिव क्वांटिटी होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। तो बच्चों किसी भी इंस्टेंट पे अगर हमें वेलोसिटी लिखनी होगी तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर। अगर किसी भी इंस्टेंट पे ये जो एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से, और हमें पता है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा होगा, सो टेन थीटा की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी हम वो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, टेन फाई का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वी वाई अपॉन वी एक्स, वेयर फाई इज द एंगल मेड बाय वी विद हॉरिजॉन्टल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा एंगल को नेगेटिव लेते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। अब अगर हमें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, गिवन दैट कि हमें हाइट गिवन था, सो बच्चों वो कैसे निकालेंगे, उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बच्चों माइनस एच टी हो जाएगा, और हमें पता है कि इसका इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या था, जीरो था, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर से इक्वेट करेंगे, माइनस माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सिंपली हम टी को क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट टू एच अपॉन जी। हमें पता है कि टाइम नेगेटिव में नहीं जा सकता, तो हम नेगेटिव टाइम को एलिमिनेट कर देंगे। सो टाइम हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, अंडर रूट टू एच बाय जी। ठीक। अगर हमें रेंज निकालना होगा बच्चों तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, हमें इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू एक्स इक्वल्स टू यू गिवन है। सो इस केस में बच्चों u इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि था अंडर रूट टू एच बाई जी, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमें रेंज पता चल जाएगा। हमें बच्चों इस पॉइंट को नोट में रखना है कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड अनदर प्रोजेक्टाइल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सेम हाइट एट द सेम टाइम, both the projectiles will strike the ground at the same instant. Both will have same vertical components of velocity, but their net velocities would be different. देखिए अगर किसी पार्टिकल को हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करा और किसी पार्टिकल को हमने यहाँ से रिलीज कर दिया, दोनों के ही केस में जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था वो जीरो था, दोनों ही अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी माइनस जी, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो उनका वेलोसिटी होगा वर्टिकल डायरेक्शन में, या फिर जो आपका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वाई डायरेक्शन में, वो सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे दो पार्टिकल्स जिसको अगर हमने हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करा या फिर उसी पॉइंट से रिलीज करा, सेम टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगे, और किसी भी इंस्टेंट पे उनका वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। आई होप ये सबको समझ आ रहा है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन के। तो आइए बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पूरा इनको फाइट लें, पूरा इनको सॉल्व करने का ट्राई करें, और पूरी अपनी जान से, पूरे मन से, पूरी शिद्दत के साथ इनको सॉल्व करें, और काफी मजा आएगा आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आइए बच्चों इलस्ट्रेशंस देखते हैं। अ बॉल रोल्स ऑफ टॉप ऑफ अ स्टेयर वे विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मीटर पर सेकंड। कुछ स्टेयर्स थी आपकी कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, और आपने एक स्टेयर से u वेलोसिटी से किसी बॉल को आपने प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी क्या थी बच्चों, u थी। कुछ स्टेयर्स थी आपके पास और आपने टॉप स्टेयर से u वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर दिया। क्लियर। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो हर स्टेप है वो h मीटर्स हाई है, एक स्टेप की हाइट क्या है, h मीटर है, और हर स्टेप की जो विड्थ है वो कितनी है बच्चों, मतलब जो इसकी विड्थ होगी वो कितनी है बच्चों, b मीटर गिवन है, b मीटर वाइड। The ball will just hit the edge of nth step if n equals to। तो हमें ये बताना है कि ये बॉल किसी स्टेयर केस के एज को हिट करेगी, एग्जैक्टली एज को। सो उस केस में हमें n की वैल्यू बतानी है। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, एच यू स्क्वायर बाय जी बी स्क्वायर, यू स्क्वायर जी अपॉन जी बी स्क्वायर, टू एच यू स्क्वायर अपॉन जी बी स्क्वायर, टू यू स्क्वायर जी अपॉन एच बी स्क्वायर। सो
आप डायमेंशनली भी देख सकते हैं कि डायमेंशनली ये एक इम्पॉर्टेंट आपका रिजल्ट हो सकता है कि अगर आपको एग्जाम में टाइम ज़्यादा लग रहा है और आपको दिख रहा है सारे उनका डायमेंशन अलग है, तो क्योंकि n एक नंबर होने वाला है तो इसका डायमेंशन क्या रहने वाला होगा, m0, l0, t0। तो आप उस केस से भी देख सकते हैं और सिंपली आप प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज करते हुए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो बच्चों मैं एक पॉज लेता हूँ, इतने में आप क्लास को पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और फिर हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो आई होप बच्चों आप लोगों ने इसको सॉल्व करा होगा और काफी मजा आया होगा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सो आई होप बच्चों आपने इसको इमेजिन कर पाए होंगे, ये कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन था, कुछ स्टेयर्स थे सच दैट हमने बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u देके छोड़ दिया और वो किसी nth स्टेप के एज को हिट कर रहा है। क्लियर? सो बच्चों इस केस में हम रेंज को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि n स्टेप्स को वो जाके हिट करेगा तो n इंटू बी, क्योंकि एक स्टेयर केस का बच्चों विड्थ क्या था, b था, तो हम कह सकते हैं जो टोटल रेंज होगा बच्चों वो क्या होगा, nb। और वो किसके बराबर होगा बच्चों, u इंटू टी, जो इनिशियल आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u थी वो कांस्टेंट रहेगी, और इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट था। ठीक, अब अगर nth स्टेप को हिट कर रहा है तो बच्चों उसने क्या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करा होगा, n इंटू एच करा होगा, और बच्चों वो हाफ जीटी स्क्वायर के बराबर आएगा। हमने पीछे देखा जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन होता है, हाफ जीटी स्क्वायर से इक्वेट करते हैं हम। सो इधर से हमें टी को सब्सटीट्यूट कर देंगे पहली इक्वेशन से एन बी बाई यू को, और उसको हम सेकंड इक्वेशन में डालेंगे तो सिंपली हमें एन सॉल्व होकर क्या आ जाएगा बच्चों, 2h u स्क्वायर बाय जी बी स्क्वायर। क्लियर? सो हेंस जो हमारा सही ऑप्शन था वो कौन सा था, ऑप्शन सी। आई होप ये आपको इलस्ट्रेशन क्लियर हुआ हो, क्योंकि हमारे n स्टेप्स थे बच्चों तो जो इसका रेंज होगा वो क्या होगा, n टाइम्स विड्थ ऑफ वन स्टेयर हो जाएगा, n इंटू बी, और जो इसका हाइट डिस्प्लेस्ड होगा वो n स्टेप्स के केस में क्या हो जाएगा, n टाइम्स हाइट ऑफ वन स्टेयर जो कि h था, सो nh। और सिंपली हमने इक्वेशंस लिखी, हमने t को सब्स्टिट्यूट करा और हमारा n आ गया। आई होप ये आपको बच्चों इलस्ट्रेशन क्लियर होगा, और सिंपली हमें बेसिक्स को अप्लाई करना है और आंसर्स निकालने हैं, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, सिंपल बेसिक्स को अप्लाई करो, आंसर्स निकालो। क्लियर? आइए बच्चों एक दूसरा इलस्ट्रेशन देखते हैं। An aeroplane is flying horizontally with a velocity of 720 किलोमीटर पर आवर। तो आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। At an altitude of 490 मीटर, 490 मीटर पे एक आपका एरोप्लेन जा रहा था 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक, when it is just vertically above the target, जब वो टारगेट के जस्ट वर्टिकली ऊपर था तो उसने किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, ड्रॉप। अब बच्चों हमें पता है इस केस में जो उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा ड्रॉप्ड ऑब्जेक्ट का वो क्या होगा, वही जो प्लेन के रेस्पेक्ट में था। ठीक, सो प्लेन के रेस्पेक्ट में ये इनिशियली जीरो वेलोसिटी से गिर रहा है, बट प्लेन खुद 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो वो बच्चों कैसा मोशन होगा, उसको इनिशियली जब उसको ड्रॉप किया होगा तो 720 किलोमीटर पर आवर उसका इनिशियल एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहा होगा और वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बच्चों जीरो रहा होगा। क्लियर? इट हाउ फार हॉरिजॉन्टली इट मिस द टारगेट, तो बच्चों वो कुछ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह गिरा होगा। अब वो इनिशियली टारगेट के जस्ट ऊपर था और वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह गिरा हो, तो हम कह सकते हैं कि जो इस केस में रेंज होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का वही हमारा आंसर होगा। तो सिंपली हमें इसको सॉल्व करना है और जी की वैल्यू बच्चों क्या लेनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो बच्चों मैं एक ब्रेक लेता हूं, इतने में आप क्लास को पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए और फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सो आई होप बच्चों आपने इसको सॉल्व किया होगा और इजीली सबका सॉल्व हो भी गया होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम 720 को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो हम उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 5/18 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो उस केस में बच्चों हमें स्पीड क्या आ जाएगी एरोप्लेन की, 200 मीटर पर सेकंड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब मान लीजिए कि जो वो 490 मीटर हाइट पे था वो टाइम ऑफ फ्लाइट के टर्म्स में हम क्या लिख सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसका क्या था बच्चों, वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो था। सो यू वाई आपका जीरो हो गया, तो हमने क्या लिखा, वाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। हम अगर माइनस माइनस दोनों तरफ लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा वेक्टोरियली।
सो हमने कैंसिल आउट करके लिखा 490 इक्वल्स टू हाफ इंटू जी। जी हमें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। टी स्क्वायर वेयर टी इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। सो उस केस में बच्चों टी क्या आ गया 10 सेकेंड्स। नाउ आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो इतने टाइम में ट्रेवल करेगा बच्चों, वो क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने निकाली 200 मीटर पर सेकंड इनटू 10 सेकंड्स में कितना ट्रेवल करेगा बच्चों 2000 मीटर। हेंस वी कैन से जो हमारा बी ऑप्शन है बच्चों वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप ये आपको इलस्ट्रेशन क्लियर होगा। अब बच्चों हम दो केस और देख रहे हैं कि अगर हम किसी हाइट से प्रोजेक्ट कर रहे हैं किसी पार्टिकल को सच दैट वो थीटा एंगल बना रहा है। पहले केस में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि वो थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में बना रहा है, और दूसरे केस में बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो थीटा एंगल आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है। सो दोनों केसेस को बच्चों हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए जब हमने एक पार्टिकल h हाइट पे था और उसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा सच दैट वो एंगल थीटा बना रहा था, सो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड को हिट करेगा। सिंपली इसमें वेक्टर इक्वेशन लिखेंगे। जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों वो क्या होगा, नेट माइनस एच होगा वर्टिकल डायरेक्शन में। सो हम वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को लिखा माइनस एच यू साइन थीटा इंटू टी1, जो कि टी1 हमारा क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट है, और यू साइन थीटा क्या है वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में था मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में था, और जी हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में था तो माइनस जी लिखेंगे तो माइनस हाफ जी टी1 स्क्वायर। सो सॉल्विंग दिस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों हमने अभी कॉरेस्पॉन्डिंगली मैथ्स क्लासेस में पढ़ा है। इसके रूट्स कैसे निकलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, where a is coefficient of x square term, b is coefficient of x term and c is constant term। तो देखो बच्चों यहाँ पे दो पॉसिबल केसेस थे t प्लस माइनस। हमने माइनस वाला केस क्यों नेग्लेक्ट करा है बच्चों, क्योंकि उस केस में ओवरऑल टाइम क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता, क्योंकि ये जो अंडर रूट में क्वांटिटी है बच्चों ये टी स्क्वायर से बड़ी क्वांटिटी है। सो अगर हम उसको टी में से सब्ट्रैक्ट करते तो वो ओवरऑल टाइम हमारा कैसा आ जाता बच्चों, नेगेटिव आ जाता। तो सॉल्विंग दिस आपको ये बिल्कुल याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि हमने इसको कैसे लाए। हमने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट माइनस एच इज इक्वल्स टू वर्टिकल कंपोनेंट जो इनिशियल था u sin थीटा इनटू t1 माइनस हाफ जी t1 स्क्वायर लिखा। तो उससे हमारा ये रिजल्ट आ गया। बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इस अप्रोच को याद रखें कि हमने इसको कैसे लिखा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, और आप इसका आंसर निकाल पाए। अगर हमें रेंज बताना होगा, देखिए हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया और हमें इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है u cos थीटा। ठीक, सो u cos थीटा इनटू दिस t1 हमें क्या दे देगा बच्चों, रेंज दे देगा। ठीक, अब जब ये ग्राउंड पे पहुंच रहा होगा उस इंस्टेंट पे अगर हम इसकी वेलोसिटी देखना चाहें बच्चों, सो उस केस में वी वाई स्क्वायर हम लिख सकते हैं यू वाई स्क्वायर माइनस 2g डेल्टा एच। सो वी वाई स्क्वायर हमारा ये आ जाएगा, वी एक्स स्क्वायर हमें पता है कांस्टेंट रहेगा, यू कॉस थीटा रहेगा। तो सिंपली जो हमारा वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड पे पहुंचने पे बच्चों क्या आएगा, देखिए अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। आई होप ये आपको क्लियर होगा बच्चों। ये अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh कैसे निकाल रहे हैं, हमने डिस्प्लेसमेंट हमें पता था माइनस एच है, हमने वी वाई निकाल लिया, वी एक्स हमें पता रहता है कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा यू कॉस थीटा के बराबर। सिंपली हमने उस इंस्टेंट पे वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर लिखा अंडर रूट में, तो हमें फाइनली वी मिल गया जो कि था अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब दूसरे केस में देख रहे हैं बच्चों, जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल पे इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था, तो उस केस में भी बच्चों देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, माइनस एच होगा। क्लियर, और उस केस में जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था इनिशियल वो क्या था u sin थीटा, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में था नेगेटिव लेंगे इनटू t2, और g भी कहां था डाउनवर्ड डायरेक्शन में था तो माइनस हाफ जी t2 स्क्वायर। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास ये टाइम पीरियड ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 8h बाई जी माइनस टी अपॉन 2, और पिछले केस में बच्चों क्या था t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 8h बाई जी अपॉन 2। सो देखिए अगर आप दोनों t1 प्लस t2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो आपका आई थिंक कि ये टी स्क्वायर का इंडिपेंडेंट आ जाएगा। t1 और t2 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सो आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 8hg बाई 4, और वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट
और यहाँ पे ये कैपिटल टी बच्चों क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, सो उस केस में हम रेंज को भी लिख सकते हैं बच्चों r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी टू, जो हमारा ये टी टू टाइम ऑफ फ्लाइट आया है। क्लियर। सो उस केस में बच्चों अगर हमें जब वो ग्राउंड पे पहुंच रहा है उस वक्त हमें अगर इसका वेलोसिटी बताना है तो हम बच्चों कैसे निकालेंगे, हम vx निकालेंगे, vy निकालेंगे और उन दोनों का अंडर रूट स्क्वायर करके ऐड करते हुए अंडर रूट ले लेंगे। सो उस केस में बच्चों देखिए हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें उस केस में बच्चों कैसा रिजल्ट मिल रहा है, यू स्क्वायर प्लस 2gh। सो बच्चों अब हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बना रहे हैं कि अगर हम हॉरिजॉन्टल से किसी बॉल को या किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि आपने उसको ऊपर प्रोजेक्ट करा था या नीचे प्रोजेक्ट करा, जो उसका आपका स्ट्राइकिंग वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, सेम होगा, और वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्योंकि देखिए जब आप ये पार्टिकल यहां से जा रहा है, सो जब ये डाउनवर्ड मोशन अपना स्टार्ट करेगा, सो उस केस में हमें पता है, हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के आए हैं, तो उस केस में ये आपका जब इसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा तो इसका बच्चों वेलोसिटी क्या होगा, यू ही होगा, और ये कितना एंगल बना रहा होगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ही बना रहा होगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बच्चों की अगर आप किसी भी हॉरिजॉन्टल सेम पॉइंट पे हैं तो आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस एंगल्स डिफर हो जाएंगे। एक केस में आप एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहे होंगे, दूसरे केस में आप क्लॉकवाइज एंगल बना रहे होंगे। सो आई होप ये आपको इलस्ट्रेशन क्लियर होगा। तो बच्चों ये तो था सिंपल प्रोजेक्टाइल मोशन, हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया, हमने नॉर्मल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया। अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे और कहूंगा सबसे इजी पार्ट है, और सबसे ज्यादा जब बच्चे डरते हैं, इससे डरते हैं पता नहीं क्यों, बट मैं आज आपको इसका बेसिक ट्रिक बता दूंगा जिससे आप कभी इसमें गलती करेंगे ही नहीं, और अगर आप कभी गलती करेंगे नहीं तो आप हमेशा सही आंसर लाएंगे। सो सबसे आसान इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा कि इसको कैसे देखना होता है। सिंपली हम उन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे, उन बेसिक्स को फॉलो करेंगे और हम अपने सारे आंसर्स को बड़े प्यार से, बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए मान लीजिए कि आपके पास कोई एक इंक्लाइन था सच दैट वो उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या था। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बच्चों किससे कहेंगे, जो वो इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन, और मान लीजिए कि वो अल्फा है। ठीक, और मान लीजिए कि मैंने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करा है। अब देखिए दो केसेस हैं, या तो मैं नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर सकता हूँ सच दैट कि वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से। अब आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दो तरीके से दे सकता है, जो वो एंगल प्लेन के साथ बना रहा है वो कह सकता है, या फिर जो हॉरिजॉन्टल से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कह रहा है हमें वो कह सकता है। सो हमें रीडिंग क्वेश्चन का बहुत प्रॉपर्ली करना होगा कि हमें कौन सा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है, हमें वो समझना होगा और हमें अपने कैलकुलेशंस में उसी को ही यूज करना होगा। सो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बच्चों हॉरिजॉन्टल से अगर वो कह रहा है, सो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल से। अब दो केसेस हैं, अगर आपका वर्टिकल में हो रहा है और आप फ्रॉम डाउन टू अप फेंक रहे हैं तो आपका जो प्लेन से एंगल बना रहा होगा वो कितना बना रहा होगा, थीटा माइनस अल्फा। क्लियर। और अगर आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम फेंक रहे हैं तो उस केस में आपका जो एंगल बना रहा होगा बच्चों प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द प्लेन वो कितना होगा, थीटा प्लस अल्फा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये आपका अल्फा एंगल यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे ये एंगल अल्फा आ जाएगा। तो सिमिलरली आप दोनों केसेस में एंगल जो प्रोजेक्टाइल प्लेन से बनाएगा आप सिंपली उसको बड़े आराम से कह सकते हैं। अब देखिए हम इसको दो इंडिपेंडेंट पाथ्स में रिजॉल्व करेंगे। ये एक वेक्टर था, ये एक पाथ फॉलो कर रहा था, हम इसको दो इंडिपेंडेंट पाथ्स में करेंगे। देखिए एक तो इसका हम अलोंग द इंक्लाइन प्लेन लेंगे एक डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन को हम अब कहां लेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर है कि हम एक्सेस कहां सेट कर रहे हैं। ठीक, तो हम एक्स एक्सिस को कहां मानेंगे बच्चों, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन। क्लियर। और जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन डायरेक्शन था बच्चों उसको हम कौन सा डायरेक्शन मान लेंगे, वाई डायरेक्शन। क्लियर। सो सिंपली हमें अगर ये जो वेलोसिटी वेक्टर प्लेन से इंक्लाइन प्लेन के प्लेन से जो एंगल बना रहा है इस केस में बच्चों क्या है, थीटा माइनस अल्फा। सो मैं ux जो इनिशियल x कंपोनेंट था, इनिशियल y कंपोनेंट था वो लिख सकता हूं। और बच्चों वो कैसे लिखूंगा, क्योंकि ये इस वक्त देखिए ये जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ वो क्या बना रहा है बच्चों, थीटा माइनस अल्फा। ये एंगल क्या है बच्चों, ये एंगल है बच्चों थीटा माइनस अल्फा।
क्योंकि ये टोटल एंगल आपका थीटा था, और जो ये एंगल था बच्चों ये आपका अल्फा था, और ये टोटल एंगल थीटा था। सो ये जो बीच का एंगल हो गया जो ये प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन से बना रहा है बच्चों, ये क्या हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा। आई होप ये आपको क्लियर है। सो इसको अगर हमें एक्स कॉम्पोनेंट लिखना है, यूएक्स को हम क्या लिखेंगे बच्चों, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि एंगल बिटवीन एक्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी वेक्टर वो लेंगे, सो यू कॉस थीटा माइनस अल्फा। और वर्टिकल कंपोनेंट बच्चों इनिशियली क्या रहेगा, यू वाई, उसको हम कह सकते हैं यू साइन थीटा माइनस अल्फा। आई होप आपको इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट्स क्लियर होंगे। अब बच्चों पहले केसेस में ना हमारा एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था, बट अब हमें दिख रहा है कि एक्स डायरेक्शन में भी इसको एक फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल नहीं है प्रॉपर, ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड है हमारा एक्स एक्सिस। तो बच्चों वो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो हमारा जी था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको भी हम रिजॉल्व कर लेंगे अलोंग दिस एक्स एक्सिस जो कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन था, अलोंग द वाई एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन था। तो देखिए उस केस में हम क्या देख सकते हैं कि आपका ये एंगल अल्फा था, ये एंगल आपका अल्फा था जो ये हॉरिजॉन्टल से आपका ये प्लेन बना रहा था। टोटल एंगल देखिए बच्चों, ये एक्स एक्सिस में और आपका क्या कहते हैं ये वाई एक्सिस में क्या था, 90 डिग्री था। सो उस केस में बच्चों हम क्या कह सकते हैं, उस केस में हम कह सकते हैं कि ये टोटल एंगल आपका क्या था बच्चों, 90 डिग्री था। सो जो आपका ये एंगल था हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस में, वो क्या हो गया बच्चों, 90 माइनस अल्फा। देखिए आपका एक्स एक्सिस और प्लेन की डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक्स एक्सिस में एंगल क्या था, अल्फा था, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। सो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में आपका जो एंगल होगा बच्चों वो क्या होगा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। सो ये जो एंगल है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से जो वाई एक्सिस बना रहा है वो क्या हो गया, 90 माइनस अल्फा। अब देखिए जो आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन है वो भी 90 डिग्री पे है। तो सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि जो ए वाई से ये जी वेक्टर बना रहा है एंगल वो क्या है, अल्फा है, क्योंकि ये 90 माइनस अल्फा हो गया। अब ये टोटल एंगल भी अल्फा था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। सो हम इस एंगल को बच्चों क्या कह सकते हैं, ए वाई और वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसके बीच का एंगल क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। सो जी वाई वर्टिकल डायरेक्शन में अब बच्चों जी का कौन सा कंपोनेंट होगा, ए वाई डायरेक्शन में बच्चों देखो जी कॉस अल्फा, क्लियर। और ए एक्स डायरेक्शन में बच्चों क्या कंपोनेंट होगा एक्सेलरेशन का, जी साइन अल्फा। सो बच्चों आज की क्लास में आप सिर्फ इतने ही पार्ट पे फोकस करिए कि आप इतने पार्ट को समझ पा रहे हैं कि हमने जी को दोनों डायरेक्शन में कैसे रिजॉल्व करा। सिंपली एक वेक्टर है जी, उसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर रहे हैं। सिंपली हम दो कंपोनेंट्स में इसको क्या कर रहे हैं बच्चों, रिजॉल्व कर रहे हैं, और जी कॉस अल्फा अलोंग वाई डायरेक्शन एंड जी साइन अल्फा अलोंग एक्स डायरेक्शन। अब देखिए एक्स डायरेक्शन में आपका एक एक्सेलरेशन आ गया जी साइन अल्फा, तो सिंपली हम कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस नहीं यूज कर सकते। अब हम क्या यूज करेंगे केस बच्चों, मोशन इन प्लेन में वो कौन सा केस होगा, सो हम यूज करेंगे मोशन विद नो वेरिएबल वेलोसिटी बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो एक्सेलरेशन है वो अभी भी कांस्टेंट है, जी साइन अल्फा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जी कॉस अल्फा। सो बच्चों आपको इतना पार्ट क्लियर रखना है कि जी साइन अल्फा जी कॉस अल्फा कैसे आया, यू कॉस थीटा माइनस अल्फा यू साइन थीटा माइनस अल्फा कैसे आया। तो आप आज बच्चों आप इसी को एक बार दोबारा रिवाइज करिए, दोबारा इसको स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और आपको ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्लियर होना चाहिए, हम वेक्टर्स में पढ़ के आए। सो बच्चों आज आप सिर्फ इतने ही पार्ट को आप डाइजेस्ट कीजिए, रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम एंगल जो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन है इसमें आगे केसेस को डिस्कस करेंगे और आगे रिजल्ट्स बनाएंगे। सो नेक्स्ट क्लास बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, हमें पूरे फोकस के साथ पढ़ना है, पूरी रेगुलरिटी के साथ क्लासेस अटेंड करनी है, और मेहनत करते रहना है बच्चों। कीप वर्किंग हार्ड एंड गिव योर 200%।
जय हिंद बच्चों। और कैसे हो आप सब लोग? और कैसी रही आपकी, सही चल रही है ना आपकी स्टडी? और कैसी रही आपकी प्रीवियस क्लासेस? आपने कुछ क्वेश्चन किए होंगे आई थिंक, है ना? मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या कराया था? प्रीवियस क्लास में हमने किया था रेडॉक्स रिएक्शंस के टाइप्स किए थे, और मैंने आपको बोला था कि आपको इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करने हैं, घर से कुछ क्वेश्चन करके लेके आने हैं, है ना? कुछ क्वेश्चन देखने हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने आपको कराए भी थे वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, और टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हमने कुछ वहाँ पर एग्जांपल्स किए थे, है ना? और जब हम पिछली क्लास में गए थे तो मैंने आपको बोला था कि आज जो हमारी क्लास रहेगी, आज की क्लास में हम आगे बढ़ेंगे, और अपनी आगे बढ़ते हुए हम करेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को, टाइप्स ऑफ रिएक्शन से कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, है ना? तो चलो जरा स्टार्ट करते हैं आज हम अपने इस लेक्चर को। ये हमारा इस चैप्टर का रिडॉक्स रिएक्शंस का लेक्चर नंबर 4 है, और इसमें हम कवर करेंगे आज, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले तो हम टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के ऊपर, फिर हम देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को और रिड्यूसिंग एजेंट्स को, ठीक है? तो इसके बाद फिर हम बढ़ जाएंगे अपने लास्ट वाला पोर्शन जो रहेगा हमारा, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो आज हमारा जो रहेगा, आज हम बस यहाँ पर यही डिस्कस करने वाले हैं। पहले क्वेश्चंस करेंगे डिस्कस, फिर हम बढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर कि कैसे वहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स के ऊपर, ठीक है? तो चलो बढ़ते हैं अपने इसमें, देखते हैं क्या होगा इसमें, जो क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के ऊपर। चलिए तो बच्चों ये क्वेश्चन आ चुका है IIT मेंस में, ठीक है? इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपल हमको क्या क्या चेक कर लेना है यहाँ पे, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन, विच रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ठीक है? तो क्या करो, रिडॉक्स रिएक्शन चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी रिएक्शन को अगर आपको चेक करना है तो सबसे पहले क्या कर लो, आप वहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं सब एलिमेंट्स की, हर एटम की वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, ठीक है? जैसे ही हमें वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी, तो अगर चेंज हो रहा होगा तो अगर बढ़ेगी तो ऑक्सीडेशन होगा, घटेगी तो रिडक्शन होगा। और एक ही अगर रिएक्शन में ये दोनों हो जाते हैं तो दैट रिएक्शन इज द रिडॉक्स रिएक्शन। तो हमें यही चेक करना है इसमें कौन सी इसमें से रिडॉक्स रिएक्शन की तरह बिहेव करेगी, ठीक है ना? देखते हैं जरा। अब इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम इसमें सोडियम की बात करी जाए, पहली रिएक्शन जो दी गई है यहाँ पर सोडियम क्या होगा, +1 होगी यहाँ पर सोडियम की, Cl-1 होगा, पोटेशियम पे +1 होगा यहाँ पर, और NO3 पे -1 होता है, ठीक है? तो क्योंकि NO3 तो एक आयन है यहाँ पर, तो K पर +1 है, यहाँ पर Na के पास कितना आ गया, यहाँ Na के पास +1 ही है, K के पास भी +1 है। तो इसका मतलब आप देख सकते हो इस रिएक्शन के अंदर चेंज नहीं हो रही ऑक्सीडेशन स्टेट, ना तो यहाँ पर सोडियम की चेंज हुई ऑक्सीडेशन स्टेट, ना ही यहाँ पर पोटेशियम की हुई। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ऑप्शन, तो ये तो नहीं है ऑप्शन इसका, ठीक है? ये वाला चेक करते हैं सेकंड वाले को। कैल्शियम पे कितना चार्ज, कैल्शियम कितना पे होता है आपको पता है, +2 पे होता है कैल्शियम पे चार्ज होता है +2 का, और C2O4 ये हो जाएगा कितना, -2 हो जाएगा। ये इस होल में पूरे में -2 होगा। यहाँ पर हम निकालेंगे कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो कार्बन की कितनी मिलेगी, 4 2 हो जाए 8, -8, और ये हो गया, तो ये आ जाएगी कार्बन की बेटा यहाँ पर कितनी, +3, ठीक है? यहाँ पर H+1 और Cl हो गया बेटा जी यहाँ -1, Cl हो गया -1 में। कैल्शियम अगेन यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, Cl के पास -1 ही होगा। यहाँ कार्बन 4 दूनी 8, यहाँ पर भी कार्बन क्या है, +3 में ही बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये है, ये रिएक्शन में भी कोई चेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कोई चेंज नहीं है, तो ये भी रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है? यही अगर हम देखें इसको, यही अगर हम इसको देखें MgOH होल ट्वाइस को, Mg के पास कितना चार्ज होगा बेटा जी, बोलो, +2 होगा, ठीक है? यहाँ पर NH4Cl में कितना कितना चार्ज होगा, NH4 पे प्लस होगा तो नाइट्रोजन पे -3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है? और Cl पे -1 का चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे +1 का चार्ज होगा, ठीक है जी? यहाँ पर Mg +2 में बैठा हुआ है, Mg यहाँ +2 में बैठा हुआ है, और यहाँ पर वही सेम NH4 पे प्लस होगा तो नाइट्रोजन पे -3 आएगा, और हाइड्रोजन पे तो +1 ही रहने वाला है, ऑक्सीजन पे -2 होगा, हाइड्रोजन पे +1 होगा। तो लेकिन फिर से यहाँ मैग्नीशियम में भी कोई चेंज ही नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है इसका, ठीक है? अब करते हैं डी ऑप्शन को चेक। डी ऑप्शन में जिंक 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर Ag की कितनी है, Ag की +1 है बेटा जी, यहाँ पर Ag की +1 है यहाँ पर,
और यहाँ पर Cn की कितनी बेटा जी -1, Cn की -1, और यहाँ पर Ag की कितनी बेटा जी बोलो 0, और जिंक की कितनी यहाँ पर बोलो +2 हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि Cn के ऊपर -1 होगा तो एक Cn के ऊपर -1 होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो जिंक था, जिंक चला गया किसमें बेटा जी बोलो +2 में, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ बढ़ गई है, तो जिंक का तो हो गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन। यहीं पर Ag की बात की जाए, Ag -1 में था, 0 में चला गया, तो ये भी क्या हो गया, ये -1 से 0 हो गया, इसमें इसकी भी चेंज हुई है, तो इसका मतलब ये इसका क्या हो गया, ये इसकी करेक्ट एग्जाम्पल होगा। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर क्या है +1 है Ag, यहाँ पर यहाँ 0 में गया तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुई है, तो यहाँ पर ये बेटा जी क्या हो गया, दिस इज रिडक्शन, और जिंक का हो गया था यहाँ पर ऑक्सीडेशन, तो इसलिए ये रिएक्शन कैसी हो गई, ये रिएक्शन हमारा रिडॉक्स रिएक्शन का एक सही एग्जांपल है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आ चुका है IIT मेंस में। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो जरा, क्या समझ में आई बात? चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी IIT में आ चुका है, IIT 2001 में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। द रिएक्शन, हमको एक रिएक्शन दी गई ClO- एक्वस से हमें दिया गया ClO3, ठीक है, +2Cl-, ठीक है, इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन और डिकम्पोजिशन। हमें चेक कर लेना है कि ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन को फॉलो करेगी। तो जब मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, यहाँ पर Cl की कितनी आएगी बोलो बेटा जी, यहाँ पर निकालो x प्लस, और ये -2 होगा, -2 होगा यहाँ पे, और इक्वल टू में क्या होगा बेटा जी बोलो -1, तो ये कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर +1। यहाँ पर Cl किस में बैठा हुआ है, +1 में, ठीक है, यहाँ पर Cl बैठा हुआ है +1 में, यहाँ बैठा हुआ है Cl +5 में, यहाँ बैठा हुआ है +5 में, और यहाँ बैठा हुआ है -1 में। ठीक है, तो +1 से +5 मतलब ऑक्सीडेशन, यहाँ पर +1 से -1 मतलब डिक्रीज हो गई, मतलब क्या, दिस इज इट मीन्स ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन है, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन है। तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा पिछली क्लास में, कि जिस एलिमेंट का सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए या सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो जाए, वो रिएक्शन बेटा जी क्या बन जाती है, वो बन जाती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन में से। ठीक है, सीधा सीधा आपको क्या होगा, रिएक्शन दी जाएगी, रिएक्शन में आपको चेक करना होगा कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन होगी या ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी या डिकम्पोजिशन होगी। ठीक है, तो आप इजीली सिंपल हम क्या करेंगे, हमारा काम एक ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे और वहाँ से चेंज देख लेंगे, तो चेंज देखने से पता लग जाएगा हमें कि कौन सी रिएक्शन वो फॉलो कर रही होगी। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ तक हमारा जो था, यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट को कवर कर लिया, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को कवर कर लिया है, जितने भी रिएक्शन के टाइप्स थे उनके क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ने जाने इस चैप्टर में, हमारा जो थर्ड वाला पार्ट था, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझते हैं, आओ जरा समझते हैं इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को समझते हैं जरा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द सब्सटेंस एटम, देखो सुनो जरा, सब्सटेंस मतलब क्या है, मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में चाहे वो एटम भी हो सकता है, चाहे वो आयन हो सकता है, चाहे वो मॉलिक्यूल हो सकता है, इनमें से कोई भी एटम अगर क्या करे, गेन कर ले इलेक्ट्रॉन्स को, अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या फिर सेल्फ क्या हो जाए, रिड्यूस्ड हो जाए, मतलब सेल्फ हो जाए रिड्यूस्ड टू लो वैलेंसी स्टेट, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो दूसरे को तो करेंगे ऑक्सीडाइज और खुद हो जाएंगे रिड्यूस। और कैसे रिड्यूस होंगे, खुद से इलेक्ट्रॉन करेंगे गेन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके वो जाएंगे क्या, रिड्यूस। ठीक है, तो उन्हें बोला जाता है क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये आप सिंपली चेक कर सकते हो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट घट रही होगी, तो इसका मीनिंग क्या होगा, वो सब्सटेंस क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि देखो जरा यहाँ पे KMnO4 को डिस्कस करते हैं। देखो KMnO4 में क्या होता है, KMnO4 में एक्चुअली KMnO4 ऐसे पड़ा होता है K प्लस MnO4 की फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें 1 + x 4 × -2 = 0, तो x की वैल्यू बेटा जी आएगी यहाँ पर कितनी बोलो, +7। तो x की वैल्यू +7 का मतलब यहाँ पे ये होता है कि KMnO4 के केस में +7 क्या है, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब Mn यहाँ पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा हुआ है।
यहाँ पर क्या है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम का मतलब ये हो गया कि अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें Mn की, मैंगनीज, क्योंकि एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होगी ये 3d5 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर डी में पड़े हुए हैं, एक यहाँ हो गया, 5 यहाँ पर डी में है और 2 यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, अब यहीं से मान लो क्या किया जाए, Mn की +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स निकल गए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गए होंगे। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा जी क्या, खाली। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब है कि अगर खाली हो गई ऑर्बिटल तो ये अब इसमें से इलेक्ट्रॉन तो निकल नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब क्या है, तो लेकिन ये इलेक्ट्रॉन को गेन तो कर सकता है ना भाई, इलेक्ट्रॉन को गेन तो कर सकता है, खुद तो हो सकता है ना रिड्यूस। तो इसलिए क्या होता है ना, याद रखना KMnO4 को दुनिया में कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं बना, कोई भी ऐसा एजेंट नहीं बना जो इसको ऑक्सीडाइज कर दे। क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो खुद ही अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। अगर ये खुद ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा भैया, बिल्कुल नहीं लूज करेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, मतलब ये खुद रिड्यूस हो सकता है, मतलब ये इसके पास इतनी ताकत है कि ये खुद को रिड्यूस कर दे, और खुद को रिड्यूस करेगा तो क्या होगा, ये इसलिए एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। तो इसलिए पता है क्या है, इसलिए लोग क्या बोलते हैं ना, KMnO4 को लोग एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। इसलिए KMnO4 को केमिस्ट्री की दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है ये। इसको लैब्स में बहुत यूज़ करते हैं टाइट्रेशन के लिए। जब आप अभी स्टाइकोमेट्री पढ़ोगे, आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में जाओगे अपने कॉलेज में, जैसे अब जाओगे तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको टाइट्रेशन करने के लिए मिलेंगे। उन टाइट्रेशन का नाम होता है एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस, ठीक है, और रिडॉक्स टाइट्रेशंस। तो उसमें क्या होगा, रिडॉक्स टाइट्रेशन में आप ब्यूरेट में क्या करोगे, ब्यूरेट में KMnO4 बढ़ते हैं, पिंक कलर का होता है ये, ठीक है, वॉयलेट जैसा कलर दिखता है इसका। तो उससे हम टाइट्रेशन कर लेते हैं और किसी भी अननोन सॉल्यूशन की वहाँ पर कंसंट्रेशन को ईजिली निकाल पाते हैं, क्योंकि ये क्या है, दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद हो जाता है रिड्यूस। तो याद रखना KMnO4 क्या है, KMnO4 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। इसको कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें Mn अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, ठीक है। किसी के अंदर ताकत नहीं है जो इसको ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है बेटा जी। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? इतनी बात समझ में आई जो मैंने KMnO4 के बारे में बताया आपको? अगर ये समझ में आया तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो यस सर, बोलो भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है क्या, मॉलिक्यूल्स मेड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। कुछ मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स से मिलकर के बने हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि O2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि O2 के पास तो ऑक्सीजन ही है, और क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन का तो मतलब यही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो दूसरे को हम क्या करवाएंगे, दूसरे को हम एडिशन करवा देंगे ऑक्सीजन का। यहीं पर O3 हो गया, जैसे X2 हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आते हैं तीनों, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो जाता है कि द कंपाउंड कंटेनिंग एन एलिमेंट विच इज इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है तो वो कंपाउंड एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे कि देखो जरा, जैसे कि अभी हमने KMnO4 को डिस्कस किया था भाई। KMnO4 में क्या है, मैंगनीज में हाईएस्ट में बैठा हुआ है, वो मैक्सिमम में कितनी थी, +7 थी। ऐसे ही क्या होगा, इन सब में जब आप निकालोगे ना ऑक्सीडेशन स्टेट हर मेटल की, हर एलिमेंट की, सेंट्रल एटम की, तो आप क्या पाओगे, यहाँ पर सबके केस में आपको मैक्सिमम ही मिलेगी, है ना। यहाँ क्रोमियम की +6 मिल जाएगी आपको, यहाँ क्रोमियम की +6 मिल जाएगी, K2Cr2O7, Na2Cr2O7, ठीक है, CrO3, H2SO4, HNO3, NaNO3, FeCl3, HgCl2, KClO4, SO3। तो ये सब क्या है, ये सब एक अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आते हैं। तो आप इनको याद भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि अगर कोई भी एटम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड चीज है ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स भी क्या होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करते हैं। जैसे कि
जैसे कि MgO, CuO, CrO3, CO2, P4O10, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑक्साइड्स है एलिमेंट्स के, ये सब एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह ही बिहेव करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह इनको यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि फ्लोरीन। फ्लोरीन भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है, याद रखना, फ्लोरीन इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। देखो बच्चों, अब हम देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के ऊपर। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी मेंस में, आईआईटी मेंस में आया था वाला क्वेश्चन। इसमें पूछा गया व्हेन KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अल्टीमेटली फॉर्म्स, जब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो ये कन्वर्ट होता है किसमें, MnO4-2 में भी कन्वर्ट हो सकता है, MnO2 में भी कन्वर्ट हो सकता है, ये Mn2O3 में भी और Mn+2 में भी। देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन ईच केस, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ट्रांसफर्ड होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर KMnO4 से इन सब में। तो क्या करो आप देख लो जरा, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली होगी हमें, वहाँ से बस चेंज देखना होगा हमें इलेक्ट्रॉन्स का, वही क्या होगा उसमें, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हो रहे होंगे, है ना। देखो कैसे, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखो यहाँ देखो, KMnO4 में जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो KMnO4 में तो +7 होगी, ठीक है। MnO4-2 में निकालोगे तो कितनी आएगी बेटा जी बोलो, +6। यहाँ +6 हो गया, तो कितने का चेंज आया इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है, मतलब यहाँ एक इलेक्ट्रॉन खर्च हो रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ये, यहाँ ये +7 से +2 में जा रहा है, तो बेटा जी यहाँ कितने 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पर कितने होंगे बेटा जी बोलो, +7 से +3 मतलब 4 होंगे यहाँ पर बेटा जी बोलो +7 से +4 जा रहा है तो यहाँ पर 3 होंगे, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया इसका, 4, इसका आंसर आ गया MnO4-2 में 1, हाँ 1 सेकंड पे MnO2 दिया है हमें, तो 1 3, हाँ 1 3, ये आंसर हो गया इसका C, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में से, अगर आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन IIT में आ चुका है 2005 में। इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड बाय O3, इनमें से कौन सा O3 के द्वारा ऑक्सीडाइज्ड नहीं हो सकता। ऑप्शन है हमारे सामने Ki, FeSO4 या फिर KMnO4 या फिर K2MnO4, इनमें से किसको O3 ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगी, क्या आंसर होगा इसका बताओ। भाई यहाँ पे अगर हम Ki को देखें तो Ki में I तो किस में होगा, -1 में होगा, K बेटा जी किस में होगा, +1 में होगा, ठीक है जी। K होगा बेटा जी किस में, +1 में। यहाँ पर आयरन किस में बैठा हुआ है बेटा जी बोलो, +2 में, आयरन बैठा हुआ है +2 में। यहाँ MnO4 में Mn बैठा हुआ है बेटा जी बोलो किस में, +7 में। और यहाँ पर बैठा हुआ है ये Mn बेटा जी बोलो किस में, +6 में, ठीक है। तो हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट ऑक्सीडाइज बाय O3। तो इसको तो ऑक्सीडाइज कर सकती है भाई, I- को तो इजीली ऑक्सीडाइज कर सकती है ये O3। I- को ऑक्सीडाइज करेगी तो ये भेज देगी इसको किस में बेटा जी बोलो, I2 में, ठीक है जी। और Fe यहाँ +2 में है तो Fe+2 को भी अगर ऑक्सीडाइज हो सकता है ये, Fe भी +3 में हो सकता है। यहाँ पर KMnO4 हो जाएगा क्या, KMnO4 नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर Mn किस में बैठा हुआ है, Mn बैठा हुआ है बेटा जी यहाँ +7 में, अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। मैंने आपको बताया भी था अभी कि KMnO4 को दुनिया में कोई नहीं बनाया ऐसा जो इसको ऑक्सीडाइज कर दे, ठीक है, याद रखना आप। तो इसका आंसर तो यही है। और यहाँ भी अगर इसको आप चेक करोगे इस वाले को भी, डी ऑप्शन को, तो ये +6 है, तो +6 से ये +7 में ईजिली जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया इसका C ऑप्शन। चलिए, तो ये थे हमारे इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन हमसे
पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अगर हम बात करें इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पर बेटा जी रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो खुद तो हो जाएं, सॉरी दूसरों को रिड्यूस कर दें और खुद हो जाएं बेटा जी क्या, ऑक्सीडाइज, रिड्यूस टू अदर्स, सेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। और इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन भेज देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं आपको याद रखने हैं, जैसे कि ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं, सोडियम, जिंक, आयरन, एल्यूमिनियम, सब एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। कार्बन हो गई, H2 हो गई, सल्फर हो गई, सब ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट में आते हैं। HCl हो गई, HBr हो गया, HI हो गया, H2S हो गया, ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट्स है। ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि कंपाउंड्स कंटेनिंग एन एलिमेंट इन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, और हम ये भी बोल सकते हैं कि जिन कंपाउंड्स में एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में पड़ा होता है तो वो कंपाउंड भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं, जैसे कि FeCl2, ठीक है, जैसे कि FeSO4, SnCl2, Hg2Cl2, Cu2O। क्योंकि अगर हम इसको देखें, देखो जरा, FeCl2 में बेटा जी बताओ कितना होगा, Fe चार्ज +2 होगा, यहाँ कितना होगा, ये भी +2 होगा, ये भी +2 होगा, ये कितना होगा, ये भी +2, ये कितना बोलो बेटा जी, Hg +1 में, यहाँ ये कितना बेटा जी बोलो, +1 में। ठीक है, तो आयरन ऑक्सीडाइज हो सकता है, सेल्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है, दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, सही बात है। तो सारे क्या है, इसलिए ये ऑल दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, और इनमें सब में क्या है, इन सब में एलिमेंट अपनी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है। ठीक है, और कुछ और हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जैसे कि NaH है, LiH है, SCOH है, SCOH का होल ट्वाइस है, तो ये सब भी एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिथियम। लिथियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोल्यूशन फॉर्म में। सोल्यूशन में लिथियम को अक्सर यूज़ किया जाता है रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी जगह यूज़ होगा ये लिथियम। तो सब्सटेंसेस विच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग, कुछ ऐसे भी हमारे पास में एजेंट हैं जो ऑक्सीडाइजिंग की तरह भी बिहेव करते हैं और रिड्यूसिंग की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या है हमारे पास में, जैसे कि बेटा जी है H2O2 है, SO2 है, H2SO3 है, HNO2 है, NaNO2 है, Na2SO3 है, O3 है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह बिहेव करते हैं। तो आपको याद रखना है रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी, और रिड्यूसिंग एजेंट्स में आप पहचान भी सकते हो इजीली रिएक्शन में से देख करके कि जो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, तो वो क्या कर सकता है, रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई नहीं आई आपको? बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई आपको? क्या ये बात समझ में आ रही है? चलें आगे, बढ़ें आगे, बोलो भाई। अगर इतना समझ में आता है तो आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब कुछ यहाँ पर क्या है, कुछ यहाँ ट्रिक्स भी हैं। मतलब सीधा सीधा क्या होगा, आपको कोई रिएक्शन दे देगा और रिएक्शन में आपको पूछ सकता है कि सीधा सीधा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को और रिड्यूसिंग एजेंट्स को पहचानने के लिए, तो हम कैसे पहचानेंगे उन रिएक्शन की में, अब उस रिडॉक्स रिएक्शन में कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं। कौन कौन सी ट्रिक्स होती हैं? सबसे पहली ट्रिक बेटा जी ये होती है कि क्या है कि यहाँ पर ये है कि जो मान लो किसी रिएक्शन में कोई कंपाउंड है, कोई सब्सटेंस है, उसमें कोई एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट अपनी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, ठीक है, उसका किसी कंपाउंड के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे कि KMnO4 अभी देखा हमने, K2Cr2O7, HNO3 देखा हमने, H2SO4 हमने देखा, ठीक है, HClO4 देखा हमने। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में आ जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ज़्यादा, ठीक है, एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ होता है। नेक्स्ट, मान लो किसी कंपाउंड में मान लो एलिमेंट है और एलिमेंट लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है अगर किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो कैसे करेगा बेटा जी बताओ? वो करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल H2S हो गया, H2C2O4 हो गया, FeSO4 हो गया, Na2H2O3 हो गया, SnCl2 हो गया। तो ये सब क्या है, इस तरह से भी क्या होते हैं, ये सब क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। और कुछ हमारे पास मान लो कोई एलिमेंट, अब
अब एक्चुअली क्या है, अब मान लो ये तो चलो ठीक है कि आप बोलोगे सर ये तो बात सही है कि हम पहचान लेंगे कि कौन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कोई लोअर में है, तो कौन ऑक्सीडाइजिंग होगा कौन रिड्यूसिंग होगा। लेकिन लेकिन मान लो एलिमेंट, अगर लेकिन एलिमेंट मान लो अपनी इंटरमीडिएट स्टेट में पड़ा हुआ है ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी कंपाउंड के अंदर, तो वहाँ पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर सकता है। तो कुछ हमने यहाँ पर एग्जांपल दिए हैं आपको, जो आपको देखने के लिए मिलेंगे जनरल रिएक्शंस के अंदर, यही मिलेंगे। ये क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहे होंगे और रिड्यूसिंग की तरह भी बिहेव कर रहे होंगे। जैसे कि H2O2 हो गया, H2SO3 हो गया, HNO2 हो गया, SO2 हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये सब होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एक और कुछ और हमारे पास तरीके हैं भाई। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है किसी रिएक्शन में, ठीक है, अगर वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है किसी कंपाउंड के अंदर, किसी रिएक्शन में कोई सब्सटेंस है और उसमें एलिमेंट है कोई, वो एलिमेंट कैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, वहाँ पर भी वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर देते हैं। जैसे कि KClO4, KClO3, KBrO3, KiO3, इन सब में आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे यहाँ Cl की निकालोगे तो कितनी है यहाँ पर बताओ, यहाँ पर बेटा जी कितनी है, +7, ठीक है। यहाँ पर कितनी है, 6 + 5, यहाँ पर +5 होगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब अपनी लगभग अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठे हैं, तो इसलिए क्या है, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे मान लो कोई लो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर बैठा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, वो बिहेव करता है बेटा जी बोलो रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह, ठीक है ना। जैसे कि I-, Br-, N3-, इन सब में क्या है, इन सब में एलिमेंट पे अपनी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसलिए हमने बोला इनको ये सब कैसे करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, बताओ जरा, बोल दो जरा। तो ये था हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स, और शायद आपने पढ़ा होगा पहले भी, क्लास 10th में थोड़ा बहुत सीखा होगा इसके बारे में, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स को। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह के आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे तो। और तो अब हमने क्या क्या कवर कर लिया, एक बार फिर से हम देखते हैं क्या क्या कवर कर चुके हैं हम अपने सभी लेक्चर्स में। अब तक हमारा ये चौथा लेक्चर था, ठीक है। अब तक हमने क्या क्या कवर किया था, सबसे पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट को कवर किया था, है ना। उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने टाइप्स देखी थी कि भाई किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट हमसे पूछी जा सकती है ना। क्वेश्चन किए थे हमने उसके ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे हमने, कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के ऊपर। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, फिर हमने डिस्कस किया था बेटा जी वहाँ पर कुछ रिएक्शंस को डिस्कस किया था, है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था हमने अपने लेक्चर के अंदर, सेकंड लेक्चर के अंदर। उसमें क्या देखा था हमने, वहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन में ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है ना, वो पढ़ा था हमने। फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था वहाँ पर नेक्स्ट हमने देखा फिर रिडॉक्स रिएक्शंस को, उसके टाइप्स देखे थे हमने। और टाइप्स में हमारे पास कितने टाइप्स मिले थे, बताओ जरा, बोलो जरा, कितने टाइप्स मिले थे हमें। एक हमने पढ़ी थी वहाँ पर इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, एक हमने पढ़ी थी वहाँ इंट्रामोलिकुलर, एक हमने पढ़ी थी बेटा जी वो बताओ कौन सी, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। एक हमने पढ़ी थी वहाँ पे कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमने क्या था, ये हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को देखा था। फिर हमने लास्ट में यहाँ पर आए, फिर हम यहाँ पर आज हमने जो डिस्कस किया, आज हमने किया यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को और रिड्यूसिंग एजेंट्स को, ठीक है। तो अब तक हमारा ये क्या है, 80% हमारा ये 70% 80% हमारा चैप्टर कवर हो चुका है। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप इतने पार्ट को कर लोगे अच्छे से तो आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा, नेक्स्ट जो हमारा लास्ट, अब हम लास्ट पार्ट पे बढ़ेंगे अपने इस चैप्टर के अंदर, जो होगा हमारी बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। और उस बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस को जब हम आएंगे अगली क्लास में, तो आपको जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट एकदम से जो भी रिएक्शन आएगी, अब हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी रिएक्शंस आएंगी, जल्दी जल्दी रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। और बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो आप उसको जब तक ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर अटक गए, समझो आप बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे।
तो क्या करो आप, अब आज तक जितना भी हमने पढ़ा है सारा देखो, एक बार सारा पढ़ो, रिवाइज करो। अगले लेक्चर में आएंगे हम एकदम फ्रेश माइंड के साथ, ठीक है। और अगले लेक्चर में आएंगे तो हम सीखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो चलो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद। चलिए ध्यान रखो अपना, ओके।